कहते हैं शिक्षा एक ऐसी ज्योति है जो अज्ञानता और अंधकार को दूर करती है। नमस्कार, मैं प्रताप सर आप सभी का स्वागत करता हूं इस खान ग्लोबल स्टडीज के प्लेटफॉर्म पे। आज हम इतिहास के एक ऐसी सभ्यता का अध्ययन करने जा रहे हैं जिसका आदर्श और मूल आज भी समाज में विद्यमान है, किसी न किसी रूप में, या तो डायरेक्ट या तो इनडायरेक्ट, दोनों ही रूपों में उस सभ्यता के मूल और सिद्धांत आज भी समाज में विद्यमान है। जी हां, बिल्कुल आपने सही सुना। हेडिंग है, जैसे आप देख रहे हो, इंडस वैली सिविलाइजेशन, हिंदी में इसको कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। तो इस टॉपिक को हम पढ़े, जाने, समझे, इस सभ्यता के कॉन्सेप्टों को समझे। उससे पहले मैं आप लोगों को एक बेसिक बात बता देना उचित समझता हूं। उसमें बेसिक बात यह है कि जैसे आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज हिस्ट्री, इतिहास क्या है, यानी कि हम जो इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं उसकी परिभाषा क्या है, उसका मतलब क्या है, तो उसको हम जरा थोड़ा सा 2 मिनट के अंदर हम कंप्लीट करते हैं एंड फिर बैक आएंगे हम इस टॉपिक को बहुत ही गहराई के साथ इस सभ्यता का हम अध्ययन करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपसे पुट करूं कि व्हाट इज हिस्ट्री, इतिहास क्या है, तो इसकी परिभाषा हर किसी को पता है। सभी लोग बोलते हैं द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स, यानी अतीत में हुई घटनाओं का अध्ययन। अतीत में हुई घटनाओं का अध्ययन हम जो करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। लेकिन यह परिभाषा हमें बचपन में सिखाया गया था, बतलाया गया था, समझाया गया था। चूंकि अब हम बड़े हो चुके हैं और बड़े लेवल के एग्जाम्स को फेस करते हैं और बड़े लोगों के बीच में हम लोगों को जो है बातचीत करने की आदत हो चुकी है, तो इसकी परिभाषा भी थोड़ी सी क्या होगी, बड़ी होगी। यह गलत नहीं है, यह सही है कि अतीत का अध्ययन हम इतिहास कहते हैं, लेकिन इसमें जोड़ना सिर्फ एक है, क्या है कि जो भी अतीत का हम अध्ययन कर रहे हैं उनका हमारे पास प्रमाणिक साक्ष्य होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए। बिना प्रमाणिक साक्ष्य के आधार पे किसी भी चीज को हम इतिहास की श्रेणी में नहीं डाल सकते। जब तक किसी घटना का, किसी समय विशेष का, जब हमारे पास प्रमाणिक साक्ष्य उपलब्ध होते हैं, स्रोत उपलब्ध होते हैं, तब जाकर के उसे हम इतिहास की श्रेणी में डाल करके पढ़ते हैं। यानी कि अतीत का अध्ययन किसके साथ होना चाहिए, प्रमाणिक साक्ष्यों पर होना चाहिए, ठीक है, एविडेंसेस पर होना चाहिए, प्रमाणिक साक्ष्य, प्रमाणिक साक्ष्य। अच्छा, अब थोड़ी आगे बढ़ के बात करते हैं कि जो पास्ट का हम स्टडी करते हैं वो किन किन फैक्टर्स पे करते हैं। जो हम अतीत का जो हम स्टडी कर रहे हैं, कौन कौन से फैक्टर पे स्टडी करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो स्टडी करते हैं, जिन जिन फैक्टर्स पे स्टडी करते हैं, हम स्टडी करते हैं जिन फैक्टर्स पे, वो हो जाएगा पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस, कल्चरल, 1 2 3 4 5, ये लगभग 5 ऐसे फैक्टर है जिन पे हम जैसे कि अगर हम पढ़े, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता की हम पॉलिटिकल सिस्टम की बात करेंगे कि शासक वर्ग कौन था, अगर शासक था तो क्या चुनकर शासक बनता था, या फिर जो है उसके लिए वोटिंग होती थी, या फिर एक हेरिडेटरी था कि मतलब राजा के बेटा राजा, शासक के बेटा शासक बनता जाएगा। तो जितने भी हम सभ्यता कालखंडों को पढ़ेंगे उसके हम पॉलिटिकल सिस्टम को समझने का प्रयास करेंगे। दूसरा, अगर हम सोशल की बात करें, सामाजिक की बात करें, तो जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में सामाजिक व्यवस्था क्या थी, क्या दास प्रथा था, क्या जो है महिलाओं की स्थिति बेहतर थी, क्या एजुकेशन सिस्टम था, इन सारी बातों पे हम जो है बात करेंगे सोशल के अंदर। तीसरा है इकोनॉमिक सिस्टम, आर्थिक व्यवस्था, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता या किसी भी कालखंड की हम बात कर ले, हम सिर्फ एग्जांपल ले रहे हैं क्योंकि जिस टॉपिक को हम पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक पे जो है एग्जांपल को हम पुट कर रहे हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर हम इकोनॉमिक सिस्टम की बात करें तो हम ये देखेंगे उसके अंदर कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, जो सैंधववासी थे, वो अपने दैनिक क्रियाओं को या फिर अपने लिवलीहुड के लिए वो किन किन फैक्टर्स पे जो है डिपेंडेंट थे। क्या वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे, क्या वो पेस्टोरल यानी पशुपालन पे, कृषि पे, क्या वो व्यापार करते थे,
ठीक है, इन सभी फैक्टर्स को समझने का प्रयास कर। व्यापार करते थे, किनके साथ व्यापार करते थे, किस चीज का व्यापार करते थे, व्यापार के बदले में क्या लेते थे, इन सारी चीजों को हम यहाँ पे इकोनॉमिक जो है सिस्टम के अंदर देखेंगे। उसके बाद रिलीजन और कल्चर को हम समझने का प्रयास करेंगे कि धर्म का स्वरूप कैसा था, कौन कौन से देवी देवता थे, उनकी क्या महत्व था, वो देवी देवता जो थे उनकी जो है किस कर्मकांड के लिए, अनुष्ठान के लिए उनकी जो है पूजा की जाती थी। ये सारी चीजों को हम रिलीजियस और कल्चर के अंदर डाल करके देखेंगे। देखो कल्चर जो होता है ना एक फीलिंग होती है, ठीक है, कल्चर जो होती है एक फीलिंग होती है, इसे जो है इनटेंजिबल इन नेचर कहते हैं, इसे हम छू नहीं सकते, कल्चर को फील कर सकते हैं, ठीक है। तो इन फैक्टर्स पे हम क्या करते हैं, पास्ट की स्टडी करते हैं। अब एक मिनट और लूंगा मैं, जैसे मैं पूछूंगा आपसे कि हिस्ट्री के फादर कौन है, तो सबको पता है कि द फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के जनक, क्लास बाइलिंगुअल होगी, इतिहास के जनक, तो सबको पता है कि आंसर क्या होगा, हेरोडोटस होगा, हेरोडोटस होगा। और ये कहां के रहने वाले थे, यूनान के रहने वाले थे। कहां के रहने वाले थे, यूनान, ग्रीक, मॉडर्न नेम ग्रीस है। और जो हिस्ट्री आपका वर्ड है, जो ये आपका हिस्ट्री जो वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड है। कौन सा वर्ड है, यूनानी शब्द है, ये एक यूनानी शब्द है। अच्छा, किस यूनानी शब्द से आपका हिस्ट्री बना है, तो ये भी याद रखेंगे क्या, हिस्टोरिया। जिस यूनानी शब्द से हिस्ट्री बना है वो है आपका हिस्टोरिया, वो क्या है आपका हिस्टोरिया। एक चीज और याद रखेंगे क्या, कि जो फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोट थे या हेरोडोटस है, इन्होंने भी एक फेमस बुक लिखी है जिसके बारे में एग्जाम में पूछता है। उस बुक का नाम है हिस्टोरिका। इनके बुक का नाम है, इनके जो किताब थी उस बुक का नाम है हिस्टोरिका। हिस्टोरिका इनके पुस्तक का नाम। अच्छा, हम बात कर रहे थे हिस्ट्री वर्ड को लेकर। तो हिस्ट्री जो वर्ड है एक ग्रीक वर्ड है, कि यूनानी शब्द है जो हिस्टोरिया से बना है। तो यूनानी में हिस्टोरिया का भी मतलब कुछ होता होगा, तो हिस्टोरिया का मतलब होता है रिसर्च। क्या होता है, रिसर्च होता है। रिसर्च को क्या बोलते हैं, अनुसंधान कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुसंधान कहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें थी जो मैंने आपको बता दिया। अब एक चीज और, कि जैसे हम देख रहे हैं हेरोडेटस भी कहां के, यूनान के, तो जब फादर ही यूनान के, तो शब्द भी कहां से आएगा, यहीं से आएगा। एक इंपॉर्टेंट और लास्ट बात मैं ये बताने जा रहा हूं कि जो आपका इतिहास है वो इनसे बना है, इति प्लस ह प्लस आस। जो हिंदी वाला आप देख रहे हो इतिहास, तो वो कैसे बना है, इति प्लस ह प्लस आत, इन तीन लेटर से मिलकर के आपका क्या बना है, इतिहास बना है। क्या बना है आपका, इतिहास बना है। तीन लेटर से इति प्लस ह प्लस आस से मिलकर के क्या बना हुआ है, इतिहास बना हुआ है। अच्छा, इनका मतलब क्या होता है, तो देखो बहुत सारे बुक्स में अलग अलग दिए हुए हैं। एक जगह दिया हुआ है कि जो है इति प्लस ह प्लस आस मिलकर जो इतिहास बन रहा है, इसका मतलब होता है ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। तो पहला हो गया। दूसरा, कहीं किताबों में मिलेगा कि ऐसा ही हुआ था, तो ये भी देखो संदर्भ एक ही है, संदर्भ क्या है, एक ही है, ठीक है। और जो है ऐसा निश्चित हुआ था, तीसरा ऐसा निश्चित तौर पर हुआ था। तो तीनों का जो संदर्भ हम देख रहे हैं एक ही देख पा रहे थे। कुछ बेसिक बात थी। अब हम रिटर्न होते हैं अपने मूल टॉपिक पे, जिसका नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसका काल का निर्धारण जो किया गया है वो 2500 से 1750 ईसा पूर्व, 2500 से 1750 ईसा पूर्व इस सभ्यता का जो है आपका कार्बन डेटिंग के आधार पर जो है इसकी जो है काल को तय किया गया है। हालांकि बहुत सारे विद्वानों के या हिस्टोरियन का आप बुक पढ़ेंगे तो उन्होंने अपने अपने हिसाब से चीजों को इसका डेट जो है अलग अलग रखा हुआ है। लेकिन अगर रेडियो कार्बन एक्टिव की अगर डेटिंग की बात करें, कार्बन 14 की अगर हम बात करें, तो इसका जो है काल निर्धारण किया गया 2500 से 1750 लगभग माना जाता है। देखो ये सभ्यता जो है ना, ये कल्पनाओं की सभ्यता। कैसी सभ्यता, कल्पना हम करते हैं। इस सभ्यता के बारे में क्या करते हैं, हम कल्पना करते हैं, क्योंकि सभ्यता का पतन हो चुका था। आपने एक पिक्चर आई थी, देखा होगा मोहनजोदाड़ो, जिसके ऋतिक रोशन उसके अंदर हीरो थे। तो लास्ट में अपने पिक्चर में देखा होगा कि बाढ़ आती है और पूरे मोहनजोदाड़ो को क्या करती है, जो है पतन कर देती है, विनाश कर देती है, विघटन कर देती है, डिसइंटीग्रेशन कर देती है। तो बाढ़ से क्या होता है, शहर जो है तबाह हो जाता है। तो हालांकि इसके पतन के कारण के पीछे हम जो है लास्ट में बात करेंगे, अंतिम में बात करेंगे। फिलहाल यह समझने का प्रयास करते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता, इसका पतन निश्चित तौर पे हुआ था, ठीक है। और समय के साथ इसके अवशेष जमीन के नीचे दबते चले गए, समय के साथ इसके अवशेष जमीन के नीचे आपके जो है दबते हुए चले गए। और इस सभ्यता का पतन इस
का समय आप देखो, आज क्या चल रहा है, 21वीं शताब्दी चलते, एक लंबा टाइम हमें देखने को मिलता है। ये पतन लगभग 1750 के बाद शुरू हो जाता है। पतन जो है इसका, जो मतलब लेट हड़प्पन जो फेज है, वो लगभग 1750 के बाद जो है होना शुरू हो जाता है। और धीरे धीरे उस समय के जो लोग थे, उनके दिमाग से धीरे धीरे सभ्यता के बारे में जो जानकारी, तो धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी इनके दिमाग से क्या हो गया कि एक भारत में ऐसी सुविकसित और सुव्यवस्थित एक सभ्यता थी। धीरे धीरे उस समय के लोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रही थी, वो भूल ही चुके थे, पूर्ण रूप से भूल चुके थे कि भारत में एक सुविकसित और व्यवस्थित तरीके से एक सभ्यता भी थी। तो इस सभ्यता की खोज की गई, इस सभ्यता की खोज की गई। और जैसा अभी कुछ देर पहले मैंने आपसे कहा कि सभ्यता की जानकारी हमें कैसे मिलती है, तो जमीन में इनके अवशेष जो दबे, जिसे पुरातात्विक साक्ष्य कहते हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस कहते हैं, वो हमें जमीन के नीचे से खुदाई के दौरान, एक्सकवेशन के दौरान प्राप्त होता है। और उन जो चीज हमें मिलते हैं जमीन के अंदर से, पुरातात्विक साक्ष्य जो रिलिक्स हमें मिलता है, उसके आधार पे हम एक कल्पना लगाते हैं कि ये चीज इस तरीके के लिए इस्तेमाल हुआ होता होगा। हालांकि ये काम रिसर्च करने का हिस्टोरियन का है, इतिहासकारों का है, हिस्टोरियन जिसको हम बोलते हैं। क्लियर है? तो देखो, इसमें अगर हम देखें कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपके 3 वर्ड आ रहे हैं। एक इंडस आ रहा है, दूसरा वैली यानी घाटी आ रहा है, और तीसरा सिविलाइजेशन यानी सभ्यता आ रहा है। 3 वर्डों से मिलकर के सिंधु घाटी सभ्यता का हम एक टॉपिक नाम देते हैं। तो इसमें जो पहला है इंडस, जिसको इंग्लिश में इंडस बोल रहे हैं और हिंदी में क्या बोल रहे हैं, सिंधु बोल रहे हैं, ये एक नदी है, एक नदी है। और इसके नदी के लोकेशन हम मैप पर देखते हैं कि इस लोकेशन कहां पे है। तो इसको लोकेशन को अगर हम देखें तो यहां पे आ जाते हैं। देखें, तिब्बत का एरिया है, तिब्बत का एरिया है। यहां पे मानसरोवर जो है लेक पड़ता है आपका, तिब्बत में मानसरोवर। तिब्बत पे चाइना क्लेम करता है, चाइना तिब्बत पे क्या करता है, क्लेम करता है। तो तिब्बत में हिमालयन रेंज जो है आपका, मानसरोवर का जो है लेक है, वहां से नदी का उद्गम स्थान है। किसका? सिंधु नदी का। किसका? इंडस नदी का। वहां से ये नदी निकलती है और इस तरीके से जाते जाते यहां पे देखो एंट्री कहां ले रही है, भारत के अंदर। कहां ले रही है एंट्री? इंडिया के अंदर। इंडिया में कौन से? जम्मू कश्मीर में एंट्री ले रही है। पूरे जम्मू कश्मीर में चलेगी, पूरे जम्मू कश्मीर में चलेगी। उसके बाद ये फिर यहां से आप देखो पाकिस्तान में एंटर कर जा रही है, और फिर पाकिस्तान से चलते चलते फिर जो है आपका ये आकर के अरब सागर में आकर के मिल जाती है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो सिंधु है, जो नदी है, जिसका विस्तार आपका इस तरीके से दिखाई दे रहा है, और उद्गम स्थान आपका तिब्बत में मानसरोवर झील के पास पड़ता है, जिस और इस तरीके से ये पैटर्न बनाते हुए अरब सागर में जाकर के क्या होता है, मिल जाता है। क्लियर है? और इस जो आपका ये सिंधु नदी है, इस सिंधु नदी के 5 सहायक नदियां हैं। कितनी सहायक नदियां? 5 ट्रिब्यूटरी रिवर है, जिसमें चेनाब हो जाएगा आपका, झेलम हो जाएगा आपका, ब्यास हो जाएगा आपका, सतलज हो जाएगा, रावी हो जाएगा। ठीक है? तो सिंधु नदी आएंगे यहां पे, देखेंगे जरा 1 मिनट क्या, कि सिंधु नदी और सिंधु नदी के आसपास की घाटी, घाटी मतलब ऐसा जो एक समतल एरिया जहां पे रहने लायक जगह हो इंसानों के लिए, और पूरा एरिया एक तरीके से पहाड़ों से मतलब घिरा हुआ हो और बीच में समतल एरिया हो, वो रहने लायक हो, ऐसे को हम वैली घाटी बोलते हैं। ठीक है? तो सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास की घाटियों में रहने वाले लोगों ने, ठीक है, कुछ जो है अपने आप को विकसित किया, शहरों का कॉन्सेप्ट लाया, लिपि का विकास किया, और कुछ नियम और कानून बना करके वो साथ में जो है एक सब इंसान की तरह रहने लगे, सुव्यवस्थित तरीके से वो रहने लगे। इसी वजह से हम क्या बोलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, हम इस टॉपिक का नाम देते हैं। देखो, कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जो है जरूरी होता है। मानता हूं कि बहुत सारे एग्जाम में आपके फैक्ट जो है इंपॉर्टेंट है, तो फैक्ट तो हम देखेंगे ही, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट अगर आपके एक बार दिमाग में बन गया तो चीज जल्दी नहीं भूलते। जैसे अगर हम पिक्चर देखे हॉल में आते, सिनेमा हॉल में आते हैं, तो पिक्चर हम एक लंबे समय तक, 2 साल 3 साल तक वो चीजें हमें याद रहती है। इस पिक्चर में जो हीरो ने यहाँ पे इस तरीके से जो है कारनामा किया था। तो जब आप एक कहानी, एक स्टोरी, एक कॉन्सेप्ट के माध्यम से किसी चीज को समझने का प्रयास करेंगे, तो चीज आपके दिमाग में एक लंबे समय तक बना रहेगा, और अगर उसको आप रिवाइज करते रहें तो फिर जो है पूरी जीवन वो आपके साथ रहेगा। इज दैट क्लियर टू यू गाइस? ओके, आगे बढ़ते हैं इस सभ्यता के बारे में। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि सभ्यता, जिस सभ्यता का हम अध्ययन कर रहे हैं, यह भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी। इट वॉज एन फर्स्ट
अर्बन सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, यानी कि सभ्यता में हमें जो कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है वो नगरों का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, महानगरों के कॉन्सेप्ट को देखने को मिलता है। आगे हम पढ़ेंगे चल करके कि सिंधु घाटी सभ्यता में सात को महानगर की संज्ञा दी गई है। वो सात कौन से, जिसमें से 4 भारत में, 3 पाकिस्तान में। तो हम वहां पे देखेंगे और फिर जो फिलहाल अभी यहां पे हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये भारत की पहली आपकी क्या थी, नगरीय सभ्यता थी, अर्बन सिविलाइजेशन था। दूसरा फैक्ट की अगर हम बात करें तो लिखा हुआ है क्या कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता ये प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के अंदर आता है, अंतर्गत आता है, यानी हिंदी में कहें तो ये आद ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। तो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा कि आद ऐतिहासिक काल क्या होता है। तो देखो, जो इतिहास के जो काल है ना वो तीन कालों में डिवाइड किया गया, जिसमें से एक आपका पड़ता है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम पूछा है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस काल के अंतर्गत आता है, तो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड या आद ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। लेकिन हम चूंकि बेसिक से शुरू कर रहे हैं तो हम तीनों कालों को जरा समझने का प्रयास करते हैं कि तीनों काल और यह आद ऐतिहासिक काल का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो हम आते हैं इस कालखंड को समझने का प्रयास करते हैं। तो इतिहास के हम पीरियड्स को देखते हैं। तो इतिहास के 3 पीरियड हैं। कितने पीरियड हैं? 3 पीरियड है। मानव गतिविधियों के आधार पे इतिहास को 3 कालखंडों में क्या किया गया, डिवाइड किया गया, ठीक है। जिसमें पहला को हम बोलते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्री हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल। दूसरा जिसके बारे में हम देख रहे हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, इसको हिंदी में हम बोलते हैं आद ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल बोलते हैं। और तीसरा है हिस्टोरिक पीरियड, तीसरा और जो लास्ट है उसको हम बोलते हैं हिस्टोरिक पीरियड, जिसको हम ऐतिहासिक काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऐतिहासिक काल बोलते हैं। अब हम एक एक को समझने का प्रयास करते हैं कि प्री हिस्टोरिक पीरियड किसको कहते हैं, यह काल कौन सा काल है। तो ध्यान से मेरी बात को सुनना कि जिस काल में मनुष्यों को लिपि का ज्ञान नहीं था, और चूंकि उनको लिपि का ज्ञान नहीं था इस वजह से उन्होंने कुछ लिखा नहीं, और जब कुछ लिखा नहीं तो हमें कुछ मिला नहीं, ठीक है। यानी कि नो रिटेन रिकॉर्ड्स अवेलेबल ड्यू टू लैक ऑफ स्क्रिप्ट, यानी हम इसमें क्या कहेंगे कि कोई लिखित, यानी नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल रिटेन रिकॉर्ड्स, रिटेन रिकॉर्ड्स यानी लिखित दस्तावेज उपलब्ध नहीं है इस काल के, लिखित दस्तावेज इस काल के उपलब्ध नहीं है। ऐसे काल में जो मनुष्य रहते थे उस काल को हम बोलते हैं प्री हिस्टोरिक यानी प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात करें अगर प्रोटो हिस्टोरिक की, आद ऐतिहासिक काल की, तो इसका मतलब ये होता है ऐसे काल से कि जिस काल के मनुष्य लोगों ने, मानवों ने को लिपि का ज्ञान था, उन्होंने लिखा भी है, हमें मिला भी है, लेकिन उनकी लिपि को हम पढ़ नहीं पाए। यानी कि शॉर्ट में अगर 2 लाइन में कहना तो क्या कहेंगे कि हमारे पास इस काल के रिटन रिकॉर्ड्स, लिखित दस्तावेज तो उपलब्ध है, लेकिन वो क्या है, अनडेसिफरेबल है, अपठनीय है, जिसे हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। अभी तक जो सफलता प्राप्त नहीं हुआ है, एक आध लोग कुछ दावा करते हैं कि हमने जो पढ़ लिया, ठीक है, लेकिन स्पष्ट रूप से कहा जाए तो अभी जो है पूर्ण रूप से इस लिपि को नहीं पढ़ा जा चुका, पढ़ा गया है, ठीक है। यानी क्या कि कोई लिखित दस्तावेज, रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल जो है, लिखित दस्तावेज उपलब्ध है, और लेकिन चूंकि साथ क्या है, ये आपका अपठनीय है, साथ ही साथ ये क्या आपका अपठनीय है, पढ़ने योग्य नहीं है। अब बात करते हैं हिस्टोरिक पीरियड की। तो ऐसा काल जिस काल के मनुष्यों को, मानवों को लिपि का ज्ञान था, उन्होंने लिखा भी है, और उन्होंने जो लिखा वो हमें मिला भी है, और हमें जो मिला है उसे हम पढ़ भी पा रहे हैं। यानी अगेन 2 लाइन में शॉर्ट आंसर देना हो तो क्या कहेंगे कि इस काल की लिखित दस्तावेज, रिटन रिकॉर्ड्स हमें उपलब्ध है, और साथ ही साथ उसे हम पढ़ भी पाते हैं, डेसिफरेबल भी है, वो पढ़ने योग्य है। अच्छा, 3 काल आप देख रहे हो, एक में, तीसरे में भी लिखित दस्तावेज मिल रहा है आपको, तीसरे में भी लिखित दस्तावेज मिल रहा है, लेकिन ये क्या है, पठनीय भी है, साथ ही ये क्या है,
जो है डेसिफरेबल भी है, डेसिफरेबल भी है, पठनीय भी है। तो अब मुझे बताए आप लोग कि जो 3 कालों के आधार पे अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछ लूं कि वो काल कौन सा है जिसे मानव का इतिहास हमें स्पष्ट रूप से और ब्रॉड लेवल पे जानने को मिलेगा, तो आंसर क्या है? हिस्टोरिक पीरियड। क्योंकि इस काल के लिखी हुई चीजें हम पढ़ पाते हैं, जिस वजह से इस काल के इतिहास की जानकारी हमारे पास स्पष्ट रूप से एक ब्रॉड एरिया में हमें प्रदान होता, हमें मिलता है, जिससे हम इतिहास का निर्माण करते हैं। इज दैट टू क्लियर गाइज? ओके, 3 काल। और हां, एक चीज लास्ट में क्या कि तीनों काल के हमें जो है आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस प्राप्त हैं, यानी पुरातात्विक साक्ष्य तीनों ही काल के प्राप्त हैं। ये तीनों कॉमन हो जाएगा, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, पुरातात्विक साक्ष्य, यानी कि इस काल के भी लोगों ने जिन चीजों का इस्तेमाल किया वो या तो जमीन के नीचे से या कुछ जमीन के ऊपर से प्राप्त होते हैं, और इसको हम बोलते हैं पुरातात्विक साक्ष्य। अगर हम इसकी बात करें, आदि ऐतिहासिक काल के भी जो मानव थे, उन्होंने भी जिन जिन चीजों को बनाया, खोजा, समझा, ठीक है, निर्माण किया, अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल किया, वो चीजें हमें जमीन के अंदर और कुछ चीजें हमें जमीन के ऊपर प्राप्त होते हैं, उसे आर्कियोलॉजिकल सोर्स कहते हैं। इस काल से मिलता है और इस काल से मिलता है। अच्छा, एग्जाम में पूछ ले कि इन तीनों का एग्जाम्पल क्या होगा। जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता किस काल के अंतर्गत आता है, तो आंसर आपने क्या कर दिया? आदि ऐतिहासिक काल कर दिया। अच्छा, इसका जो है आपका एग्जाम्पल क्या होगा? तो इसका एग्जाम्पल स्टोन एज हो जाएगा, पाषाण काल हो जाएगा, स्टोन एज हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? पाषाण काल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाषाण युग हो जाएगा। यानी ऐसा युग, ऐसा कालखंड जहां पे इंसान अभी पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुए थे, उन्होंने सेटलमेंट को स्थापित नहीं किया था, यानी जो है अपने लिए झोपड़ी, घर ये बनाना शुरू नहीं किया था, और वो घुमक्कड़ जीवन को जी रहे थे, और उनका जो है भोजन वो मतलब घूमते घूमते जानवरों को मार करके, फूड गैदरर बोलते हैं, ठीक है, फूड गैदरर बोलते हैं, इस तरीके से जानवरों को मार के खाना, पेड़ पे जो मिल गया खाने पीने को, यानी कि खुद से प्रोडक्शन नहीं करते थे, और अपने पूरे दैनिक कार्यों को अंजाम देने के लिए वो पत्थरों पर निर्भर थे। पत्थरों के हथियार, औजार, उपकरणों का वो क्या करते थे? इस्तेमाल करते थे। इसी वजह से उस काल के मनुष्यों को हम जो है पाषाण युग के श्रेणी में ला करके पढ़ते हैं, और ये आपका प्री हिस्टोरिक पीरियड का क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल हो जाएगा। अच्छा, अगर हम बात करें प्रोटो हिस्टोरिक, आदि ऐतिहासिक काल की, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा बच्चों? तो इसका एग्जाम्पल अभी हमने देखा आईबीसी। आईबीसी शॉर्ट नेम है इंडस वैली सिविलाइजेशन, हिंदी में सिंधु घाटी सभ्यता को हम शॉर्ट में आईबीसी बोल रहे हैं, ठीक है। तो आईबीसी आपके किस में आ जाएगा? आपका प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में आ जाएगा, ठीक है। एक और आ जाएगा, वैदिक संस्कृति भी आ जाएगा, वैदिक संस्कृति भी आ जाएगा, वैदिक संस्कृति, वैदिक कल्चर भी आ जाएगा इसी के तहत, ठीक है। वैदिक कल्चर क्यों? तो जो आप कहोगे सर वेद की रचना तो वैदिक संस्कृति में ही हुआ था, वैदिक काल में हुआ था, ठीक है, 1500 से 600 ईसा पूर्व जो आपका वैदिक संस्कृति का टाइम माना जाता है, ठीक है। तो उसमें वेदों की रचना हुई थी। तो मैं आपको बता दूं स्पष्ट रूप से कि आप ये जान ले अच्छे से कि जो वेदों का निर्माण हुआ था वो श्रुति के आधार पे हुआ था। श्रुति का मतलब होता है सुन करके एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पास करना, ठीक है। सुन करके, यानी कि मुझे मेरे गुरु जी ने सिखा दिया, फिर मैं अपने शिष्य को सिखाऊंगा, फिर वो शिष्य एक दिन गुरु बनेगा, वो अपने शिष्य को, ठीक है। तो बाय वर्ड्स ऑफ माउथ फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ये नॉलेज जो है पास होता था, ट्रांसफर होता था। और जब लिपि का विकास हुआ 600 ईसा पूर्व के आसपास, तो फिर जो है इसे क्या कर दिया गया? लिपिबद्ध कर दिया गया, लिपिबद्ध कर दिया गया। क्लियर है? अगर हम बात करें हिस्टोरिक पीरियड की, तो बस इतना याद रखना कि प्री हिस्टोरिक में स्टोन एज को ले ले, और प्रोटो हिस्टोरिक में आपका आईबीसी और वैदिक संस्कृति को ले ले। इसके बाद जितने भी टॉपिक आएंगे आपको बस कहां डाल देना? हिस्टोरिक पीरियड में डाल देना। कहां डाल देना? हिस्टोरिक पीरियड में। तो सर कुछ तो एग्जाम्पल में दे दो, तो एग्जाम्पल बस इतना याद रख लो, क्या? आयरन एज। क्या याद रख लो? आयरन एज, लौह युग, लौह युग, यानी कि हिस्टोरिक पीरियड में जो है आपका लौह युग को शामिल किया था, जब लोहा मिलना शुरू हो गया, लोहे से जो है हथियार, औजार, उपकरण बनने शुरू हुए, और इस लोहे ने भारत के इतिहास को एक नई पैटर्न दे दिया जो है, ठीक। हम देखेंगे लोहे ने किस प्रकार से क्रांति किया, जिसे द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत मानी जाती है। हालांकि अभी जो हम पढ़ रहे हैं प्रथम नगरीय क्रांति के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन। और इसमें बोल दे प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, तो याद रखेंगे ये कांस्य युगीन। यहाँ पे देखो जो ये आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन है, यहाँ पे कांसे का इस्तेमाल किया गया था। ये निर्मित होता, कृत्रिम तरीके से इन लोगों ने बनाया था, टीन और जो है कॉपर को मिलाकर इन लोगों ने कांसा बनाया था, ठीक है। तो इसलिए ये जो है आपका आईबीसी कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है, और कह सकते हैं हम क्या ऐतिहासिक काल जो है आपका कांस्य युगीन भी कांस्य युग होगा, ठीक है। और यहां पे अगर हम बात करें हिस्टोरिक पीरियड का, इसमें क्या हो जाएगा? आयरन एज होगा, ठीक है। अब हम लौटते हैं, ये तो था बेसिक बात। अब हम लौटते हैं अपने फिर से अगेन मूल, जहां जहां मुझे बेसिक चीजें बताना होगा मैं आपको बताते चलूंगा साथ साथ, ठीक है। टॉपिक तो हम अपना पढ़ते रहेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते रहेंगे। आते हैं हम आगे, चलिए।
तो दो चीज हमने देख लिया, एक ये हमने देख लिया, दूसरा जो है हमने आदि ऐतिहासिक काल को समझ लिया और बहुत अच्छे से समझ लिया। अब हम तीसरा जो पॉइंट है कि सभ्यता की जानकारी पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर होती है। तो बिल्कुल बात सही है। अभी हम लोगों ने जो बेसिक बात देखा काल के जो है हमने उसके डिफरेंसेस को देखा, तो उसमें हमने देखा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी जो लिखित दस्तावेज हमें प्राप्त है, लेकिन वो पढ़ने लायक नहीं है। तो जब पढ़ने इस लिपि को नहीं पढ़ा गया तो क्या सिंधु घाटी सभ्यता के जो लिखित दस्तावेज है उसे हम जब पढ़ नहीं पाते, क्या लिखित तौर पे हमें इतिहास मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो देखो, इतिहास के जानने के दो तरीके, इतिहास के स्रोत को जानने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका वो जो लिखित दस्तावेज लिखा गया था उसे हम पढ़ के उस कालखंड, सभ्यता और संस्कृति के बारे में जानने का प्रयास करें और इतिहास का निर्माण करें। और दूसरा क्या होता है कि उस कालखंड का, उस इतिहास, सभ्यता की, संस्कृति की बनाई हुई चीजें, ठीक है, उस सभ्यता के आवश्यक वस्तुएं जो जमीन के नीचे दबी हुई या कुछ मात्रा में ऊपर भी मिलती हैं, जिसे हम पुरातात्विक साक्ष्य कहते हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस कहते हैं, उसके आधार पे भी हम उस सभ्यता के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लिखित दस्तावेज तो नहीं पढ़ पाए, लेकिन इनके जो चीजें मिली हैं जमीन के नीचे से या जमीन के ऊपर से, उन चीजों को हम क्या करते हैं, जो है उसी के अध्ययन के आधार पर इस सभ्यता की जानकारी हमें प्राप्त होती है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पुरातात्विक साक्ष्य। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन ऑफ द सिविलाइजेशन बेस्ड ऑन आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इस सभ्यता के जो फाउंडर्स थे, जो संस्थापक थे, वो किस स्पेसीज यानी प्रजाति से बिलोंग करते थे। ठीक है, तो हमें हमारे पास 4 प्रजाति दिखाई देती है, लेकिन उसमें से जो सबसे मुख्य है वो एक है। तो उस मुख्य वाले को पहले हम देखते हैं, उसके बाद फिर जो है दूसरे और तीसरे नंबर का देखते हैं। यहां से प्रश्न बन सकते हैं, बीपीएससी वगैरह के एग्जाम में आपसे क्वेश्चन बन सकता है। यहां पे तो लिखा हुआ है कि जो हमें मानव प्रजातियों के जो नर कंकाल मिले हैं उस पे हम पता कर पाते हैं। ठीक है, देखो नर कंकाल है तो उसकी जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होगी और उससे हमें पता चल जाएगा, ठीक है, कि किस प्रजाति से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो है बहुत पहले के सभी प्रजातियों के डेटा उनके पास जो है उपलब्ध है। ठीक है, हैदराबाद में उपलब्ध है। ठीक है, तो मानव प्रजाति के जो नर कंकाल मिले हैं उस पे हम ये पता कर पाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो फाउंडर्स थे, जो संस्थापक थे, वो किस प्रजाति से बिलोंग करते थे। तो हम जो 4 प्रजातियों में से सबसे पहले जो देखने जा रहे हैं उसको बोलते हैं भूमध्य सागरीय, मेडिटेरियन या द्रविड़ या बलूची समुदाय। भूमध्य सागरीय, इसी को मेडिटेरियन इंग्लिश में बोल देते हैं, मेडिटेरियन बोल देते हैं, इसी को द्रविड़ बोल देते हैं, वह बलूची समुदाय। ये पहला नंबर का है, वह बलूची समुदाय। मेडिटेरियन या हिंदी में भूमध्य सागरीय, उसके बाद जो है द्रविड़ भी बोलते हैं इनको, या फिर बलूची समुदाय। ये पहला दिया गया कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रजाति थे वो इसी प्रजाति से बिलोंग करते थे, यानी कि जो संस्थापक थे वो इसी प्रजाति से बिलोंग करते थे। ये माना गया है क्या कि जो द फाउंडर ऑफ आईबीसी was belong to this species, इसी प्रजाति से बिलोंग करते थे। इसको आपको किसी भी हर हाल में याद रखना है। अभी फिलहाल ये प्रजाति आपकी साउथ इंडिया के अंदर देखने को मिलता है, दक्षिण भारत के अंदर देखने को मिलता है, द्रविड़ जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखना कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो आपके संस्थापक थे वो इसी प्रजाति से बिलोंग करते थे। उसके बाद आता है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड। अब देखो, हम जब इस सभ्यता को आगे चल करके और डेप्थ में जब पढ़ेंगे तो हम सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों का अध्ययन करेंगे। उसमें से हम एक स्थल को पढ़ेंगे, महानगर को पढ़ेंगे, जिसका नाम है मोहनजोदाड़ो या मोहनजोदड़ो। उस मोहनजोदड़ो में एक हमें कांस्य धातु से बनाई गई एक नृत्य करती हुई लड़की की आपकी मूर्ति मिली है, जिसे हम कांस्य की नर्तकी कहते हैं, इंग्लिश में ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल कहते हैं। तो उस मूर्ति को आधार बना करके विद्वानों ने यह निष्कर्ष निकाला
कि जो मोहनजोदाड़ो में जो कांस्य की नर्तकी है वो इसी प्रजाति से बिलोंग करती है। ठीक है, तो हो सकता है आपके एडवांस एग्जाम में, ठीक है, ये पूछ सकता है कि जो कांस्य निर्मित जो नर्तकी है वो जो है निम्नलिखित में से किस प्रजाति से बिलोंग करती है, ऐसा विद्वानों का मानना है। तो आंसर लिखें, क्या कर देंगे, प्रोटो ऑस्ट्रॉयड कर देंगे। ठीक है, कांस्य की नर्तकी जो है, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल जो है, जो कहां से मिली है, मोहन जोदड़ो से मिली है, ये इसी प्रजाति से मिलती है। अच्छा, उसके बाद अल्पाइन हो जाएगा, उसके बाद मंगोलियन हो जाएगा। ये 4 प्रजातियां आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन याद रखना क्या, आप पहले वाला और उसके बाद और कुछ बच जाए तो आप जो है दूसरे नंबर को याद रखना, प्रोटो ऑस्ट्रॉयड को। ठीक है, पहला तो ये याद रखना कि जो है सिंधु घाटी सभ्यता के जो आपके संस्थापक थे इसी प्रजाति से बिलोंग करते थे। मेडिटेरियन का लोकेशन क्या है, तो मैं अगले क्लास में आपको जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो वहां मैं बताऊंगा कि मेडिटेरियन से भारत यानी कि भूमध्य सागरीय से भारत का व्यापार होता था। इसी पे हमें अगले क्लास में चर्चा करनी है। ठीक है, तो ये कुछ आपके 4 आपके प्रजाति हैं जो आपको याद रखना है। बढ़ते आगे, हम एक छोटा सा तथ्य आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार और क्षेत्रफल कितना है। ये बहुत बार छोटे छोटे एग्जामों में पूछा हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल क्या था, शेप एंड एरिया क्या था। तो मैं बता दूं, अब एक मैप हमने लगा रखा है यहां पे कि सिंधु घाटी सभ्यता भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के 2 जगह, सरतुगई और मुंडीकक। हालांकि अफगानिस्तान में पूर्ण रूप से सभ्यता के फलने फूलने और फैलने का हमें जो है जानकारी नहीं मिलती है, या फिर अभी तक जो है ऐसा तथ्य नहीं सामने आया कि अफगानिस्तान को पूरा घेर रखा था। लेकिन अफगानिस्तान के 2 जगह ऐसे हैं, सरतुगई और मुंडीकक, जहां से सिंधु घाटी सभ्यता के साथ कनेक्शन और उस सभ्यता के स्थल को माना जाता है, सरतुगई और मुंडीकक को। तो इसलिए हम कह सकते हैं थोड़ा बहुत ही पार्ट मिल रहा है, तो मिल तो रहा है ना क्या, तो भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ठीक है, इन क्षेत्रों में फैला हुआ था यह सिंधु घाटी सभ्यता। और बॉर्डर पे हम इसको अगर इसको मैपिंग पे अगर हम मार्किंग करें तो कि इस तरीके की आकृति बन के आएगी, और इसी आकृति को, ठीक है, इसी आकृति को मान लिया जाता है क्या कि जो शेप है आपका, जो आकार है आपका, वो त्रिभुजाकार है। कैसा आकार है, त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार, ट्रायंगुलर शेप। कैसा शेप, ट्रायंगुलर शेप। यानी कि सभ्यता जहां एक मान लो स्थल लोथल हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, मेहरगढ़ हो गया, हड़प्पा हो गया। हड़प्पा से मोहनजोदड़ो की जो डिस्टेंस है ना, 483 किलोमीटर के आसपास है। कितना है, 483 किलोमीटर के आसपास, एनसीईआरटी से लिखता है। ठीक है, और फिर यहाँ पे कहीं राखीगढ़ी होगा, कहीं पे कालीबंगा होगा, कहीं पे धौलावीरा होगा, कहीं पे रोपड़ होगा। ठीक है, इस तरीके से आपके सभी स्थलों को जब एक मैप पे हम उसको क्या करेंगे, पॉइंट आउट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके का आपका जो है नक्शा देखने को मिलेगा और आकार देखने को मिलेगा। इस आकार को हम त्रिभुजाकार करते हैं। अब बात करते हैं एरिया की, क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो अगर हम एनसीईआरटी देखें, ओल्ड एनसीईआरटी, ठीक है, ओल्ड एनसीईआरटी को देखें तो उसमें यानी कि ये जो त्रिभुजाकार है इसका अगर क्षेत्रफल निकाला जाए तो ओल्ड एनसीईआरटी में जो डेटा लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर, 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर। और इसको हम मान लेंगे क्या, लगभग 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर हम मान लेंगे। लेकिन 1947 तक, अगेन एक्स्ट्रा फैक्ट को मैं इंक्लूड करता हूं, 1947 तक यानी कि जब हमारा देश आजाद हुआ था, उस समय आईवीसी यानी सिंधु घाटी सभ्यता के मात्र 40 स्थलों को ही ढूंढा जा चुका था। कितने स्थलों को, मात्र सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित 40 स्थलों को ही प्रकाश में लाया गया था। और फिर उसके बाद देश आजाद हुआ तो एनसीईआरटी लिखा गया, तो फिर उसमें डाल दिया गया 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर। लेकिन अगर अब हम वर्तमान तक की अगर बात करें, इस समय तक की बात करें, इस चरण तक की बात करें, तो अब जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के लगभग 1400 स्थल प्रकाश में आ चुके हैं। यानी कि आजादी तक जो है आपका कितना है, 40 है, लेकिन अभी वर्तमान तक जो है 1400 स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के ढूंढे जा चुके हैं। तो यानी कि उस समय जो ये एरिया आप देख रहे हो मेरे दोस्त, ये जो एरिया आप देख रहे हो 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर, ये उस समय मिली हुई एरियाओं के आधार पर जो है किया, एरिया के क्षेत्र जो जितना मिला उसका क्षेत्रफल निकाला गया था 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब जो है चूंकि 1400 मिले हुए हैं तो अब इसकी जो है क्षेत्रफल वो हो चुकी है
अब जो इसकी क्षेत्रफल हो चुकी है वो लगभग 20 लाख किलोमीटर स्क्वायर हो चुकी है। और मैं आपको बता दूं कि भारत की, अच्छा एक बहुत अच्छे फैक्ट की जरा हम बात करते हैं और इस कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। भारत की पहली सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता है और भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता का भी आंसर क्या होगा? सिंधु घाटी सभ्यता होगा। लेकिन अभी तक आप ये जान रहे हैं कि विश्व की जो पहली सभ्यता है उसका नाम क्या है? मेसोपोटामिया सभ्यता, जो आज के मॉडर्न इराक में पड़ता है। और एक और सभ्यता थी नील नदी पर जिसे मिस्र की सभ्यता कहते हैं, और एक और चाइना में हवांग हो नदी के तट पर एक सभ्यता चल रही थी, इसे चीनी सभ्यता कहते हैं। लेकिन सर्वप्रथम विश्व में जो सभ्यता विकसित हुई उसका नाम था मेसोपोटामिया सभ्यता। लेकिन आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि वर्ष 2016 में मॉडर्न रिसर्च किया गया और उसमें पाया गया क्या कि सिंधु घाटी सभ्यता, यानी जिसको हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, जिसको सिंधु सभ्यता भी कहते हैं, वो 8000 ईसा पूर्व पुराना है। और जो मेसोपोटामिया सभ्यता है वो 5000 वर्ष ईसा पूर्व पुराना है। यानी कि हमारे देश की जो सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता, उसकी आयु एज क्या बताई गई? 8000 ईसा पूर्व, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 8000 साल पहले। और जो मेसोपोटामिया, जिसको हम अभी तक जान रहे हैं कि विश्व की पहली सभ्यता है, उसको उस मॉडर्न रिसर्च पे 2016 में क्या कहा गया कि 5000 ईसा पूर्व है। यानी कि इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारी जो हड़प्पा सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता है, वो सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक हो जाएगी। और चूंकि हमारी जो सभ्यता भारत की सिंधु घाटी सभ्यता, उसके अंदर हमें महानगर, नगर के कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, यानी कि हम नगरीय सभ्यता कहते हैं उसको। तो अगर उसको नगरीय सभ्यता कह रहे थे, यानी कि विश्व में सबसे पहले नगरों के प्रमाण कहां मिलते हैं? भारत के अंदर मिलते हैं। और उसके बाद विश्व में जितने भी सभ्यता और संस्कृति मिली, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता से ही वो क्या हुए होंगे? प्रेरित हुए होंगे। अच्छा, इस रिसर्च को किसने किया है? तो 3 यूनिवर्सिटी ने मिलकर किया है। एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, इसका नाम है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, दूसरा उस्मानिया यूनिवर्सिटी और तीसरा खड़गपुर यूनिवर्सिटी। ये 3 यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञों ने मिलकर के पुरातात्विक और वैज्ञानिक पद्धति पर विश्लेषण करके यह रिजल्ट हमारे सामने प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो गर्व है हमारे अपने उस महान सभ्यता के ऊपर जिसके मूल और आदर्श आज भी हमारे समाज में क्या है? विद्यमान है। आइए अब वापस चलते हैं। 1400 स्थल अभी तक प्राप्त हो चुके, इस वजह से इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 20 लाख किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, इसी में एक और फैक्ट इंक्लूड मैं आपको कर देता हूं। जैसे अभी हमने बात किया कि एक मेसोपोटामिया सभ्यता की बात की हमने, मेसोपोटामिया सभ्यता। अच्छा, मेसोपोटामिया का मतलब क्या होता है? तो मेसोपोटामिया का मतलब होता है द लैंड बिटवीन 2 रिवर्स। 2 नदियों के बीच की भूमि को क्या बोलते हैं? मेसोपोटामिया बोलते हैं। और 2 नदी कौन सा है? टिग्रिस और यूफ्रेटस, दजला और फरात। दजला और फरात के नदी के बीच में की जो भूमि है, वहां पे जो सभ्यता विकसित हुई, इसलिए इसका नाम पड़ा मेसोपोटामिया सभ्यता। और ये आज के मॉडर्न इराक में पड़ता है। और पूछे कि इराक के कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? तो सुमेर डिस्ट्रिक्ट में। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? सुमेर डिस्ट्रिक्ट में। इराक के कौन से डिस्ट्रिक्ट में? सुमेर डिस्ट्रिक्ट में। इसलिए मेसोपोटामिया सभ्यता को सुमेरिया सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, एक हमने इसकी बात करी, दूसरा हमने अभी आपसे कहा कि नील नदी पर, कौन सी नदी पर? नील नदी पर। और यहां पे कौन सी नदी है? दजला और दजला प्लस फरात। तो अब देखेंगे क्या, एक कॉन्सेप्ट देखेंगे कि जितनी भी सभ्यता का विकास हुआ वो किसी न किसी बड़े या छोटे नदियों के तट के किनारे के आसपास की घाटियों के आसपास हो रहा था। ऐसा क्यों? तो इसका भी लॉजिक मैं आगे चल के आपको दूंगा। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? तो दजला और फरात। अच्छा, नील नदी पे मिस्र की सभ्यता चल रही है, मिस्र की सभ्यता चल रही है। अब इसकी कंपैरिजन हम एक और तरीके से अपने भारत की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से करते हैं। ठीक है, क्या कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार है वो आपके मिस्र की सभ्यता से 20 गुना ज्यादा बड़ा है। मिस्र की सभ्यता से 20 गुना ज्यादा बड़ा है था हमारा सिंधु घाटी सभ्यता। अच्छा, अब इन दोनों को जोड़ दो, मेसोपोटामिया सभ्यता और मिस्र की सभ्यता, तो क्या आप
कहेंगे ये कि दोनों जब मिल जाएगी तो क्या अब ये सिंधु घाटी सभ्यता से आकार बड़ा हो जाएगा? तब भी नहीं होगा। जब ये दोनों संयुक्त रूप से मिल जाए एक तरफ और दूसरी तरफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके बाद भी अगर आकार की हम बात करें तो हम पाएंगे क्या कि ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, आईबीसी है, ये इन दोनों से 12 गुना बड़ा है तब भी। कितना? 12 गुना तब भी बड़ा है मेरे दोस्त। ठीक है, तो ये कुछ एसेंशियल फैक्ट था आपके एग्जाम के लिए। लौटते हैं हम अपने अगले पॉइंट पे। जैसा कि शुरुआत की क्लास में मैंने आप लोगों को अवगत करा दिया था इस बात से, इस तथ्य से कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो चुका था, और पतन इस प्रकार हुआ कि उस कालखंड के जो लोग थे धीरे 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 पीढ़ी दर पीढ़ी ये भूल ही चुके कि भारत में एक ऐसी सभ्यता थी। नामो निशान लोगों के जहन से, दिमाग से मिट गया कि एक ऐसी सभ्यता थी जो बहुत ही विकसित सभ्यता थी। तो इस सभ्यता की खोज की गई, इस सभ्यता का क्या किया गया? डिस्कवरी की गई। और डिस्कवरी कब हुआ? तो ये डिस्कवरी जो हुआ आपका वो उस टाइम पे हुआ जब अंग्रेज हमारे यहां थे, शासन कर रहे थे। शुरुआत कैसे होती है इस सभ्यता की खोज की, उस पूरे पैटर्न को मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। 1826 की बात है, और 1826 आप सबको पता है कि वो टाइम है जिस दौर में अंग्रेजों का भारत के ऊपर शासन स्थापित था। उस 1826 में एक ब्रिटिश स्कॉलर जिसका नाम था चार्ल्स मैसन, वो आता है इंडिया, और इंडिया आने के बाद वो विजिट करता है क्योंकि उसे एक लेख लिखना था, जर्नल लिखना था। तो भ्रमण करता है, विजिट करता है, और 1826 में जो ये चार्ल्स मैसन है आपका, चार्ल्स मैसन, जो आपका ये चार्ल्स मैसन है, ये पहुंच जाता है एक ऐसे जगह पे जहां पे इसे बहुत सारी टीला दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है? माउंड दिखाई देता है, टीला दिखाई देता है इस तरीके का। जब समतल जमीन से मिट्टी का उठा हुआ भाग, उभरा हुआ भाग, समतल भूमि से मिट्टी का उभरा हुआ भाग, उठा हुआ भाग को हम क्या बोलते हैं? टीला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टीला बोलते हैं, इंग्लिश में माउंड बोलते हैं। ये जो चार्ल्स मैसन है इसी के यहीं पहुंच गया, और जब इसने नजर दौड़ाई तो पाता है इस तरीके के आकार को, और इसको लगता है कि हो ना हो अगर इसकी खुदाई की जाए, एक्सकवेशन किया जाए, तो इसके अंदर कुछ ऐसे तथ्य मिल सकते हैं, सबूत मिल सकते हैं, साक्ष्य मिल सकते हैं, रिलेक्स मिल सकते हैं, अवशेष मिल सकते हैं, जो शायद कहीं ना कहीं भारत के इतिहास से संबंध रखता हो, भारत के अतीत को जो है बयां करता हो। अब एक फावड़ा लेकर तो यहां पे करेगा नहीं, ठीक है। तो इस चूंकि भारत में ब्रिटिश सत्ता चल रही थी, तो इसने लेख में ब्रिटिशरों जो राज कर रहे थे हमारे ऊपर, उनको सजेस्ट किया इसने कि जो है आप इस जगह की खुदाई करके इस जगह के बारे में पता करें। इसने अपने नैरेटिव ऑफ द जर्नल में यह लेख को प्रकाशित किया, लेकिन कोई भी अंग्रेज अधिकारी, ऑफिसर्स इसकी बातों को या इसके लेख को सीरियसली नहीं लिया गया। यानी 1826 में इस सभ्यता की खोज होते होते रह गई। लेकिन अब फैक्ट की बात करें तो फैक्ट आएगा, क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में कि हु वॉज द फर्स्ट टू गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट हड़प्पाज माउंड। यानी कि पहला अंग्रेज कौन था जिसने हड़प्पा के टीलों की सर्वप्रथम जानकारी दी थी? जानकारी, इंफॉर्मेशन। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डिस्कवरी। मैं खोज की बात नहीं कर रहा, मैं इंफॉर्मेशन की बात कर रहा हूं। जानकारी देना और खोजना बहुत अलग होता है। आप पुलिस को जाकर इंफॉर्मेशन दे सकते हो कि इस बिल्डिंग में जो ना 4 टेररिस्ट हैं, आपने सिर्फ पुलिस को इंफॉर्मेशन दे दिया खबरी के तौर पे, पुलिस गई वहां पे बिल्डिंग के अंदर जांच किया तो पाया, खोज लिया उन चारों को, और उसके बाद क्या करेगी वो तो अलग विषय है। तो जानकारी और खोज अलग होता है। बात कर रहे हैं जानकारी की, तो क्या लिखेंगे यहां पे? ही वॉज द फर्स्ट टू गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट हड़प्पाज माउंड। अच्छा, ये जो टीला इसने देखा था ना, ये किस जगह पे देखा था? हड़प्पा। किस जगह पे देखा था? हड़प्पा नामक जगह पे, हड़प्पा। इसलिए वहां पे मैंने ऐड कर दिया लाइन को। प्रयास असफल रहा, लेकिन
आगे चल के सफलता अवश्य मिलेगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। 30 साल इसमें जोड़ दीजिए, 1826 में 30 साल जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 1856। अब बात है 1856 की, दूसरा पॉइंट 1856 की। अच्छा, सभी को पता है कि 16 अप्रैल 1853 को भारत में फर्स्ट टाइम रेलवे को इंट्रोड्यूस किया गया, बॉम्बे टू थाने। और बॉम्बे टू थाने जो है 34 किलोमीटर ट्रेन को चलाई गई, पैसेंजर ट्रेन था, वो नाम था ब्लैक ब्यूटी। यानी कि 1853 में लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे भारत में क्या आ चुका था? रेलवे की शुरुआत हो चुकी थी। अच्छा, हम कौन सा ईयर देख रहे हैं? 1856 की बात कर रहे हैं। तो 53 में रेलवे आ चुकी है। अब रेलवे आ चुकी तो रेलवे का विस्तार हो रहा है। चूंकि रेलवे का विस्तार तभी हो पाएगा जब रेल की पटरियां बनेंगी, तभी तो उस पटरी पर जो ट्रेन दौड़ेगी। तो एक पटरी बिछाई जा रही थी कराची से लाहौर तक, और इसका देख रेख दो ब्रिटिश इंजीनियर को सौंपा गया था। दो ब्रिटिश इंजीनियर को सौंपा गया था। दोनों भाई थे और दोनों का सरनेम टाइटल एक ही था, ठीक है, इसलिए दोनों को हम ब्रंटन ब्रदर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रंटन ब्रदर्स। तो 2 ब्रिटिश इंजीनियर के देख रेख में रेलवे की पटरी बिछाई जा रही थी, और उनको हम एक भाई का नाम था जॉन ब्रंटन, और दूसरे भाई का नाम था विलियम ब्रंटन। दूसरे भाई का नाम क्या था? विलियम ब्रंटन। और चूंकि देखो दोनों में ब्रंटन लगा है तो क्या हो जाएगा? ब्रंटन ब्रदर्स हो जाएगा। अच्छा, ये पटरी कहां से कहां तक बिछ रही थी? कराची से लाहौर। कहां से? कराची से लाहौर पटरी बिछाई जा रही थी। और ये जिसके अंडर में काम करते थे, दोनों ये ब्रिटिश इंजीनियर जिसके अंडर में काम करते थे, उनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंगम। आएगा नाम वो आगे चल करके, और आएगा जब एएसआई की हम इंफॉर्मेशन को देखेंगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। एएसआई की इंफॉर्मेशन को देखेंगे तो, ठीक है। तो मजदूर लगे हुए थे, काम चल रहा था। हुआ क्या कि मान लो यहां तक पटरी, कराची से यहां तक पटरी बिछाते बिछाते जो पटरी बिछाने की जो आवश्यक सामग्री थी वो समाप्त हो गई। तो दोनों भाइयों ने मजदूरों से कहा कि भाई देखो, अब काम को ठप किया जाता है क्योंकि सामग्री समाप्त हो चुकी है। जब सामग्री आएगी तो आगे पटरी बिछाई जाएगी, तो फिर आपको बुला लिया जाएगा काम पे वापस। तो मजदूरों ने कहा कि अच्छा, अब इतना दिन वो आप जो है खाली बैठेंगे। अब मजदूरों का क्या है भाई, दिन भर में 500-600 जो कमाया उसी हिसाब से रात का उनका चूल्हा जलता है, ठीक है, पूरे परिवार उनका उसी हिसाब से चलता है। मान लो 10-15-20 दिन अगर टाइम लगे, 1 महीना 2 महीने का टाइम लग गया, तो फिर तो जो है हालत खराब हो जाएगी मजदूरों की। तो उन्होंने मजदूरों ने कहा कि मालिक आप चिंता ना करें, आप काम को बंद ना करवाएं, हम प्रयास करते हैं कुछ ना कुछ जो कहीं ना कहीं से जुगाड़ करते हैं। और आप जानते हैं इंडिया में जुगाड़ टेक्नोलॉजी बहुत तगड़ा है, ठीक है। जुगाड़ टेक्नोलॉजी के लिए पूरे 193 देशों में यानी पूरे विश्व में भारत जो है जाना जाता है अपने जुगाड़ टेक्नोलॉजी के लिए। गजब गजब के बीट आप देखना, रील्स देखते ही हो, उसमें जो है कई जुगाड़ आपको देखने को मिलते हैं, खतरनाक। तो जो मजदूर थे वो आस पास भ्रमण करने लगे, खोजने लगे जो आवश्यक सामग्री। अच्छा, रेलवे की पटरी बिछाई देगा, कंक्रीट और पत्थर वो सब डालते हैं, ठीक है, ताकि जो उसकी पटरी हो बैलेंस रहे, ठीक है। तो जो मजदूर थे आसपास के एरिया में भ्रमण करने लगे, चीजों खोजने लगे, तो उन्होंने देखा क्या कि मिट्टी का उभरा हुआ भाग है। अगेन ये मिट्टी का उभरा हुआ भाग है, टीला पीछा नहीं छोड़ रहा है, ना चार्ल्स मेसन को छोड़ा ना यहां पर छोड़ा। मजदूरों ने को लगा कि अगर इसको मिट्टी को हटाए, ऊपर की परत को अगर हटाए, तो हो सकता है इसके अंदर हमारे लिए आवश्यक चीजें इसके अंदर मिल सकती हैं। तो उन्होंने मिट्टी को हटाया, और यहाँ पे चूंकि ईंटें वगैरह मिले, उन ईंटें वगैरह को निकाल करके इस पटरी में डाल करके जो है पटरी लाइन को बिछाना शुरू कर दिया। ये दोनों जो भाई है ब्रंटन ब्रदर्स, इनको जब पता चला कि पटरी जो है निर्माण कार्य तो शुरू हो चुका है, उन्होंने उस स्थान का दौरा किया इन दोनों भाइयों ने कि कहां से लेके आ रहे हैं। तो जब इस स्थान का दौरा किया तो चूंकि मजदूरों को जो जरूरत था वही चीजों को क्या कर रहे थे, निकाल रहे थे और अपना इस्तेमाल कर रहे थे। ईंट हो गया, कंक्रीट हो गया, जो भी होगा उसमें डाल रहे थे। लेकिन इसके अंदर और भी बहुत सारे चीज थे, लेकिन उन चीजों को मजदूरों की ना तो बारे में पता था, अब वो तो पढ़े लिखे है नहीं, वो क्या पता कि चीजों का संबंध भारत के इतिहास को निर्माण के लिए काम आ सकता है। लेकिन इनको ये चूंकि पढ़े लिखे थे, तो इन लोगों ने क्या किया कि यहां से कुछ ईंट वगैरह को, यानी कि यहां से पुरातात्विक सामग्री को अपने बॉस को ट्रांसफर किया, अपने बॉस को भेजा, ट्रांसफर किया। और इनके बॉस कौन है? अलेक्जेंडर कनिंगम, ठीक है। तो क्या लिखेंगे कि यहां से कुछ चीजों को निकाल करके इन दोनों ने क्या किया, आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स
आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स सेंट टू अलेक्जेंडर कनिंघम विश्लेषण के लिए किसके पास भेज दिया गया? अलेक्जेंडर कनिंघम के पास। लेकिन अलेक्जेंडर कनिंघम उस पुरातात्विक साक्ष्यों के महत्व को नहीं समझ पाया विस्तार पूर्वक। यहां का दौरा भी करता है अलेक्जेंडर कनिंघम, समझने का प्रयास करता है, अथक प्रयास करता है, लेकिन एक कंक्लूजन तक, निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाता कि एक सभ्यता की ओर इंगित करता है। यानी कि दूसरा पॉइंट हमने देखा है, यहां भी सभ्यता की खोज होते होते क्या हो गई? रह गई। अब हम आगे बढ़ते हैं, 1861 का दौर आता है, 1861। ये सब जो टाइम आप देख रहे हो, ये भारत पे अंग्रेजों के शासन करने के टाइम से संबंध है, काल से संबंध है। आगे हम बात करें तीसरे पॉइंट पे, तो एक टाइम का हम मेंशन करते हैं 1861 का। 1861 1861 की बात करते हैं। 1861 में एक डिपार्टमेंट का निर्माण किया गया जिसका नाम है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, और शॉर्ट में उसी को हम क्या बोलते हैं? एएसआई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग। इसकी स्थापना 1861 में किया गया। और चूंकि इस डिपार्टमेंट की स्थापना करनी है, तो जो कानून पारित किया गया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? जो लॉ था पास किया गया, किसके द्वारा लॉ पास किया गया था? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। अच्छा, लॉर्ड कैनिंग कौन है मेरे मित्र? तो लॉर्ड कैनिंग उस समय भारत का गवर्नर जनरल था। क्या था? भारत का, इंडिया का गवर्नर जनरल। जी जी, गवर्नर जनरल था। और ये भारत में गवर्नर जनरल 1848 से 1856 तक रहा। सॉरी, 1856 से 1862 तक रहा। 56 से 62 तक ये रहता है। तो लॉ पास किया इसने। तो एएसआई के जो पोस्ट था आर्कियोलॉजिकल सर्वेयर का, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वेयर का पोस्ट था, यानी पुरातत्व सर्वेक्षण करता, पुरातत्व सर्वेक्षण करता के पोस्ट पर किसे बिठाया गया? अलेक्जेंडर कनिंघम को। किसे बिठाया गया? अलेक्जेंडर कनिंघम को। किसको बिठाया गया? अलेक्जेंडर कनिंघम को। 1861 में जो एएसआई की स्थापना हुई, कानून पास किया लॉर्ड कैनिंग ने। ठीक है, कानून पास किया किसने? लॉर्ड, ये 1856 है। ठीक है, चार, लॉर्ड कैनिंग ने पास किया। और इस डिपार्टमेंट की स्थापना में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, किसने निभाया? अलेक्जेंडर कनिंघम ने निभाया। ठीक है, इसलिए अलेक्जेंडर कनिंघम को फाउंडर ऑफ एएसआई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फाउंडर ऑफ या फादर ऑफ एएसआई, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के जनक किसको कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। लेकिन हुआ क्या कि 1865 से 1871 तक इस एएसआई को टर्मिनेट कर दिया गया ड्यू टू लैक्स ऑफ फंड। ठीक है, फंड की कमी की वजह से इस डिपार्टमेंट को क्या किया गया? टर्मिनेट कर दिया गया। लेकिन 1871 में पुनः जो है रीस्टोर किया गया इस एएसआई डिपार्टमेंट को। 1871 में एएसआई को पुनः रीस्टोर किया गया। और जब एएसआई को पुनः रीस्टोर किया गया 1871 में, तो जो ये पोस्ट आप देख रहे हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वेयर का, जो 1861 में दिख रहा है, 1871 में अब जो है उस डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा जो पोस्ट होगा वो डायरेक्टर जनरल का होगा। किसका होगा? डायरेक्टर जनरल का होगा। ठीक है, तो 1871 में एएसआई का जो पोस्ट है वो कौन सा है? डायरेक्टर जनरल। हिंदी में बोलते हैं महानिदेशक। हिंदी में क्या बोलते हैं? महानिदेशक। महानिदेशक। और इस पोस्ट पे भी सबसे पहले किसको बैठाया गया? अलेक्जेंडर कनिंघम को। अलेक्जेंडर कनिंघम को। यानी अगर पूछ ले कि एएसआई के प्रथम महानिदेशक भी कौन थे, तो अभी आंसर क्या होगा? अलेक्जेंडर कनिंघम। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछ ले कि एएसआई के प्रथम पुरातत्व सर्वेक्षणकर्ता के पद पे कौन बैठे थे, तब भी आंसर क्या होगा? अलेक्जेंडर कनिंघम। तीसरा अगर आपसे पूछ ले कि एएसआई के जनक किसको कहते हैं, तब भी आंसर क्या आएगा आपका? अलेक्जेंडर कनिंघम
आएगा। या पूछ ले फिर जो है इसकी स्थापना किसने किया था, तो अभी उसमें क्या आएगा आंसर, तो स्थापना में एक फाउंडिंग मेंबर आपका ये भी थे अलेक्जेंडर कनिंघम, लेकिन कानून किसने पास किया था, तो लॉर्ड कैनिंग ने पास किया था। इज दैट क्लियर? 1904 में क्या होता है, लॉर्ड कर्जन के टाइम पे, 1904 में लॉर्ड कर्जन, अच्छा लॉर्ड कर्जन कौन है, तो वायसराय ऑफ इंडिया है, ठीक है, भारत का वायसराय। देखो गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय, ठीक है, ये अलग से एक टॉपिक है। पहले गवर्नर बने, फिर गवर्नर से गवर्नर जनरल बने, फिर गवर्नर जनरल को ही बाद में चल के 1857 के विद्रोह के बाद 1858 के अधिनियम के तहत उसे जो है वायसराय को वायसराय के नाम से भी जाने जाने लगा, ठीक है। तो जो आपके लॉर्ड कर्जन है ये भारत के वायसराय, क्या आपके वायसराय, और इनका टाइम है 1899 से 1905 तक भारत में वायसराय का टाइम है। और इन्होंने इनके टाइम पे, लॉर्ड कर्जन के टाइम पे क्या हुआ कि जो आपका आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, यानी कि पुरातत्व विभाग जो है, पुरातत्व विभाग जो है, आर्कियोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है उसको जो है सेंट्रलाइज कर दिया गया। क्या कर दिया गया, सेंट्रलाइज कर दिया, केंद्रीकृत कर दिया गया, यानी कि पूर्ण रूप से अब उसके ऊपर जो है सरकार का नियंत्रण स्थापित हो गया। उसके लिए पूरे फंड की व्यवस्था की जाएगी, एलोकेटिंग की जाएगा। क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो पूछ लगे सेंट्रलाइज किसके टाइम पे किया गया था, तो याद रखेंगे लॉर्ड कर्जन के टाइम पे। कब किया गया, 1904 में, क्योंकि इसने जो है कि एक्ट पारित किया, एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट। हालांकि थोड़ा सा डेप्थ हो जाएगा, लेकिन बस बता दूं कि इसने जो है एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1909 पारित करके इस जो है आपके पुरातत्व विभाग आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को क्या कर दिया, सेंट्रलाइज कर दिया, केंद्रीकृत कर दिया, ठीक है। और पूछ ले आपसे कि जो एएसआई का जो हेडक्वार्टर कहां है, एएसआई का हेडक्वार्टर कहां पे है, तो याद रखेंगे न्यू दिल्ली। कहां पे है, न्यू दिल्ली में है। कहां पे है, न्यू दिल्ली में है। और एएसआई का जो लोगो है वो प्रत्नकृति मप्पावृणु है, प्रत्नकृति मप्पावृणु है। और एएसआई के फिलहाल वर्तमान में जो आपके महानिदेशक हैं वो यदुवीर सिंह रावत हैं। तो ये था, हमने एक एएसआई के हिस्ट्री को भी देख लिया लगभग। अब हम लौटते हैं अपने मूल टॉपिक पे। देखो जहां जहां मुझे लगेगा कि बेसिक बातों को बताना चाहिए वहीं पे मैं पूरा उसको डिस्कस कर दिया करूंगा, और मुझे लगता है कि ये अच्छा एक तरीका होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हम चूंकि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की चर्चा कर रहे हैं, और हम उसमें क्रम में 1826 के बारे में देखा हम लोगों ने, फिर उसके बाद हम लोगों ने 1856 में देखा रेलवे ट्रैक को लेकर के। अब जो है आगे हम इसमें हम देखते हैं आगे क्या प्रगति हुई। तो 1861 में क्या बन चुका है आपका, एएसआई डिपार्टमेंट बन चुका है। अच्छा एक और फैक्ट मैं आपको बता दूं, ठीक है, फैक्ट तो मेरे पास बोरी भर भर के, चिंता नहीं करने का। एक और फैक्ट मैं आपको बता दूं कि अगर पूछे क्वेश्चन एग्जाम में कि भारत में पुरातत्व और ऐतिहासिक खोजों का श्रेय किसे जाता है, तो आंसर करना सर विलियम जोन्स है, क्योंकि सर विलियम जोन्स ने 15 जनवरी 1784 को एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। इस एशियाटिक सोसाइटी के माध्यम से भारत को इतिहास को जानने का प्रयास किया जा रहा था, और उसी क्रम में 1861 में पुरातत्वों की जानकारी के लिए एएसआई डिपार्टमेंट की स्थापना की गई। क्लियर यहां तक? ठीक है, चूंकि अब हम आते हैं मूल बिंदु पर, जहां पे हम देख रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के बारे में, ठीक है, यहां तक हम लोगों ने देख लिया। अब बात आती है 1902 से 1928 के बीच, ये जो टाइम देख रहे हो, ये टाइम पे जॉन मार्शल एएसआई के डायरेक्टर जनरल बनते हैं। 1902 से 1928 तक एएसआई के डायरेक्टर जनरल महानिदेशक जॉन मार्शल बनते हैं। तो एएसआई के डीजी डायरेक्टर जनरल कौन बनते हैं, जॉन मार्शल। कौन बनते हैं, जॉन मार्शल बनते हैं, जॉन मार्शल बनते हैं। और इनके अंडर में 2 विद्वान, भारतीय विद्वान इनके अंडर में काम करते थे। जॉन मार्शल के अंडर में 2 भारतीय विद्वान कार्य करते थे। एक का नाम था दयाराम साहनी, एक का नाम था दयाराम साहनी, और दूसरे का नाम था, इनका नाम था श्री राखल दास बनर्जी, श्री राखल दास बनर्जी। तो ये जब जॉन मार्शल एएसआई के पोस्ट, एएसआई के डीजी डायरेक्टर जनरल के पोस्ट पे जब ये बैठते हैं, तो थोड़ा जिज्ञासु थे, ये थोड़ा समझदार थे, ये थोड़ा जो है भारत के इतिहास को जानने का प्रयास कर रहे थे। और इन्होंने 1826 से 56 तक की सारी बातों को अध्ययन किया, समझा, जाना, बूझा, और फिर अपने 2 विद्वानों को छूट दिया कि जाओ तुम पता करो कि जो है वहां पे हड़प्पा या फिर जो है वहां पे चीजें जो अवशेष मिली है उसका संबंध भारत के इतिहास के साथ क्या गहरा संबंध है, क्या किसी जो है भारत के निर्माण, इतिहास के निर्माण की बात करता है। और इन दोनों को खुला छोड़ दिया, जाओ मेरी तरफ से फुल छूट है, क्योंकि अब मैं डायरेक्टर जनरल हूं। तो इससे
दोनों में जो सबसे पहले सफलता प्राप्त हुआ किसको हुआ? दयाराम साहनी को हुआ। किसको हुआ? दयाराम साहनी को। इन्होंने 1921 में, ठीक है, हड़प्पा की खोज कर डाली। क्या कर डाली? हड़प्पा की खोज कर डाली, डिस्कवरी ऑफ हड़प्पा। तो बेचा जो राखल दास बनर्जी वो पीछे क्यों रहेंगे? तो इन्होंने 1921 में हड़प्पा की खोज की है, तो राखल दास बनर्जी ने ठीक इनके एक साल बाद 1922 में उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के दूसरा सबसे महत्वपूर्ण नगर को खोज डाला, जिसका नाम है मोहनजोदड़ो। 1922 में इन्होंने जो है मोहनजोदड़ो की खोज कर डाली। लेकिन प्रश्न अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता कौन है, डिस्कवरर कौन है, किसने खोजा सिंधु घाटी सभ्यता का, तो याद रखेंगे दोनों में से जो सबसे पहले हाथ किसको लगा? दयाराम साहनी को लगा। इसलिए सभ्यता का खोज का श्रेय भी किसको दिया जाएगा? दयाराम साहनी को दिया जाएगा। इनको कहा जाएगा क्या? कि आईबीसी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता, डिस्कवरर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। और एक फैक्ट और याद रख लेना क्या, कि जो दयाराम साहनी है ये भी एक दिन एएसआई के डीजी के पोस्ट पर बैठे हैं। सोचो, ये भी जो एक समय किसी के अंडर काम कर रहे हैं, एक दिन अपने प्रतिभा और क्षमता पर के आधार पर एक दिन ये एएसआई के डायरेक्टर जनरल बन गए। और कब से कब तक रहे? तो याद रखेंगे 1931 से 1935 तक ये आपके डायरेक्टर जनरल रहे। और इस तरीके से 1921 में पहली बार प्रकाश में आया कि भारत में एक सभ्यता थी, और ऐसी सुविकसित और व्यवस्थित सभ्यता थी जिसको जब पढ़ा गया, समझा गया, उसके जब इतिहास का निर्माण किया गया सभ्यता का, उसके बाद जब लोगों ने पढ़ा तो सभी के होश ठिकाने नहीं रहे कि कितनी अच्छी व्यवस्था थी, कितनी अच्छी सामाजिक व्यवस्था थी, कितनी अच्छी जो है बाकी की और भी सारी व्यवस्थाएं थी। नगर प्लानिंग को लेकर के मैं बात करूंगा। इंग्लिश बॉन्ड विधि के द्वारा वो जो है ईंटों की जुड़ाई करते थे, जिसकी एक ईंटे का रेशियो 4:2:1, यानी कि लंबाई 10.25 और जो है चौड़ाई आपका 5 और जो है आपका फिर जो है ऊंचाई 2.25 के रेशियो में ईंटों का आकार था। और उस ईंटों को जो है इंग्लिश बॉन्ड विधि से जोड़ा करते थे, जिसका इस्तेमाल आज भी हु बाई हु डिट्टो एकदम हमारे समाज में किया जाता है मेरे दोस्तों। ठीक है, तो 1921 में प्रकाश में आया, और फिर उसके बाद ये इस तरीके से, जैसे हड़प्पा की खोज हुई 1922 में, आपका जो है मोहनजोदड़ो खोज हुई, फिर चौधरी की खोज होगी, राखीगढ़ी की खोज होगी, धौलावीरा की खोज होगी, बनावली की खोज होगी। ठीक है, इस तरीके से फिर क्रम लग जाएंगे, और फाइनली अभी तक हमारे पास 1400 स्थल प्रकाश में आ चुके हैं, जिसकी चर्चा मैंने आज की क्लास में थोड़ी देर पहले कर चुका हूं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी सभ्यता को खोजा गया। तो ये एक प्रोसेस था कि हमारी सभ्यता किस तरह, और हाँ वो भूल मत जाना कि चार्ल्स मेसन ने इस हड़प्पा के टीले की सर्वप्रथम जानकारी दिया था, और सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब इस सभ्यता प्रकाश में आया तो इसका नामकरण किया जाने लगा। इस सभ्यता का नाम क्या रखा जाए? हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता हम पढ़ते हैं, कॉमन नेम से हम पढ़ते हैं, हम सभी के बीच में कॉमन नेम रखा गया, लेकिन इसके कई नाम है सिंधु घाटी सभ्यता के, इंडस वैली सिविलाइजेशन के। उन सभी नामों को हम जो है देखेंगे, और वो नाम किस विशेषता के आधार पर रखा गया है यह भी जानने का और इस कंसेप्ट को जो है समझने का प्रयास करेंगे। जैसे अगर हम बात करें पहला, तो पहला जो है नाम रखा गया इस सभ्यता का, सबसे पहली बार फर्स्ट टाइम इस सभ्यता का नाम रखा गया सिंधु सभ्यता, इंग्लिश में इंडस सिविलाइजेशन। पहली बार इस सभ्यता का नाम रखा गया। रखने वाले कौन थे? जॉन मार्शल। जॉन मार्शल। किसने नाम रखा था? जॉन मार्शल ने रखा था। ये वही जॉन मार्शल जो के आपके डीजी थे, महानिदेशक थे। 1924 में, कब? 1924 में इन्होंने आकर के जो है प्रोक्लेमेशन किया, मतलब सार्वजनिक स्तर पर घोषणा की कि हाँ, हम लोगों ने भारत की एक सभ्यता को खोज डाला है जिसका नाम सिंधु सभ्यता है। तो वर्ष 1924 में नाम इन्होंने दिया, दिस वाज द फर्स्ट नेम ऑफ दिस सिविलाइजेशन, जिस हम सभ्यता की बात कर रहे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो प्रथम नाम, ये प्रथम नाम हो जाएगा सिंधु सभ्यता। अच्छा, दूसरी हम बात करें इसमें, तो इसको हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता कहते नहीं है, मैं आपको बता दूं कि द मोस्ट एप्रोप्रिएट नेम ऑफ दिस सिविलाइजेशन इज हड़प्पा सिविलाइजेशन।
इस सभ्यता का सबसे सर्वाधिक उपयुक्त नाम अगर कुछ माना गया विद्वानों के द्वारा तो यही माना गया, हड़प्पा सभ्यता को माना जाता है। ठीक है, क्या लिखेंगे? मोस्ट एप्रोप्रिएट नेम, मोस्ट एप्रोप्रिएट नेम, मोस्ट एप्रोप्रिएट नेम हड़प्पा सभ्यता को। अच्छा, क्यों इसको ऐसा माना जाता है? हड़प्पा को जो मोस्ट एप्रोप्रिएट नेम, मोस्ट सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्यों माना जाता है? तो इसके पीछे एक तर्क है, दो तर्क है कि पहला कि दायर अंसानी ने इस सभ्यता के सबसे पहले स्थल हड़प्पा को खोजा, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रख दो। और दूसरा कि जो ये सभ्यता के, जैसे हम 1400 स्थल की अगर हम बात कर रहे हैं, 1400 स्थल की जो हम बात कर रहे हैं, उसमें से मात्र 40, कितने? मात्र 40 स्थल ही आपके सिंधु और उसके सहायक नदियों के प्रवाह क्षेत्र में मिलती हैं। यानी इस सभ्यता का विस्तार क्षेत्र सिंधु नदी से कहीं दूर को भी देखने को मिलता है और सबसे ज्यादा दूर देखने को मिलता है। 40 है हड़प जो है आपके सिंधु और उसके सहायक नदी के पास, 1100 में 40। ठीक है, तो इस वजह से इसे हड़प्पा सभ्यता की नाम दिया था क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा खोजा गया और चूंकि बहुत सारे स्थल, मतलब बहुत कम स्थल जो है आपके सिंधु नदी पर मिलते हैं। ठीक है, ज्यादातर स्थल आपके जो है सिंधु नदी के प्रवाह क्षेत्र से बाहर दिखाई देते हैं, चूंकि पहला हड़प्पा खोजा गया था जो हड़प्पा सभ्यता, इसका उपयुक्त नाम माना जाता है। ठीक है, तीसरा, इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है, सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। अच्छा, इसके कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। अभी मैंने कहा आपसे कि मात्र 40 किधर है? सिंधु नदी, और 1100, कितना? 1400 में 1100 स्थल आपके सिंधु नदी और उप गंगा मैदान के बीच में, सिंधु नदी और गंगा मैदान के बीच में 1100 स्थल स्थित है जहां पे कभी जहां पे कभी सरस्वती नदी बहती थी, जहां पे कभी सरस्वती नदी बहती थी। तो इसी वजह से इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, अगला, प्रथम नगरीय क्रांति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रथम नगरीय क्रांति भी इस सभ्यता को कहा जाता है। फर्स्ट अर्बन रिवॉल्यूशन इस सभ्यता को कहा जाता है। स्टार्टिंग क्लास में मैंने आपको समझाया था कि इस सभ्यता में हम 7 महानगर को देखेंगे। ठीक है, तो महानगर यानी नगर, और भारत में पहली बार नगरों का कॉन्सेप्ट इसी सभ्यता में देखने को मिलता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? प्रथम नगरीय सभ्यता बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और इसमें 2-3 नाम अभी और है। कितने नाम हम लोग देखा अभी तक? 4 नाम देखा। ठीक है, 5वां, नदी घाटी सभ्यता भी कहते हैं इसको, नदी घाटी सभ्यता भी कहते हैं। रिवर वैली सिविलाइजेशन, रिवर वैली सिविलाइजेशन, नदी घाटी सभ्यता। यानी कि जो 1400 स्थल जो हमें मिले हैं, प्राप्त हुए हैं, खुदाई की गई इन 1400 स्थलों की जो प्रकाश में है, इनमें से ज्यादातर जो स्थल है वो किसी न किसी नदी के घाटी पर ही, तट पर ही स्थित है, नदी के तट पर और उसके बगल के आसपास की घाटियों में ही स्थित है। तो चूंकि मोस्ट ऑफ द साइट were located at any coast of the any river, that's why we called river valley civilization। कॉमन नाम नदी घाटी सभ्यता दे दिया गया, ये कॉन्सेप्ट है इसका। लास्ट है आपका कांस्य युगीन सभ्यता, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। अच्छा, इसके कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं कि इस सभ्यता को ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो इसमें देखो, ये जो ब्रॉन्ज दिख रहा है आपको, कांस्य दिख रहा है, ये एक धातु है, लेकिन ये धातु स्वतंत्र रूप से प्रकृति में नहीं मिलती है, इसे कृत्रिम तरीके से बनाना पड़ता है। यानी कि जो कांसा है, जो ब्रॉन्ज है, इसे 2 धातुओं को मिला के बनाया जाता है। एक धातु कौन सा है? तांबा, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉपर, रासायनिक नाम Cu है। और दूसरा है टिन, जिसका इंग्लिश में भी टीन बोलेंगे और रासायनिक नाम एसएन हो जाएगा। जब तांबा का 80% और टीन का 20% पिघलाकर मेटलर्जी प्रोसेस से दोनों को एक दूसरे के साथ बाइंड कर दिया जाएगा तो एक नए धातु का निर्माण होगा, इसको क्या बोलते हैं? कांसा बोलते हैं। ठीक, ब्रॉन्ज बोलते हैं। तो आप प्रश्न कर सकते हैं कि कांसा इन लोगों ने क्यों बनाया, तो मैं आपको उत्तर दूंगा कि कांसे से इन्होंने उपकरण,
हथियार औजार बना करके अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल किया, खेती के लिए चाहे इस्तेमाल किया, चाहे जो है अपने कुछ चीजों को बनाने के लिए इस्तेमाल किया, जैसे मूर्ति वगैरह बनाने का काम इस्तेमाल किया इन लोगों ने। तो आप कहोगे खेती में भी अगर तांबे के हथियार औजार का इस्तेमाल किया गया था सिंधु घाटी सभ्यता में, तो क्या सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे की जानकारी नहीं थी? जी नहीं, लोहे की जानकारी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं थी। लोहा हो गया, सेर हो गया, गन्ना हो गया, इन सभी चीजों की जानकारी सिंधु घाटी सभ्यता को, सैंधव वासियों को नहीं थी। घोड़े का भी साक्ष्य बहुत लिमिटेड मिलता है, एक ही जगह मिलता है, गुजरात के सुरकुटदा में लिमिटेड मिलता है। तो मान लेते हैं कि जो है घोड़े की प्रॉपर तरीके से इनकी क्या घोड़े बैठ करके लड़ा जाए, इस तरीके की जानकारी उनको नहीं थी, सिंधु वासियों को, सैंधव वासियों को, इंडस पीपल को नहीं था। तो लोहा नहीं था इनके पास। अच्छा, तांबा जो है, कॉपर वॉज द फर्स्ट मेटल टू बी यूज्ड बाय मैन। कॉपर पहला धातु है जो इंसानों द्वारा, मानवों द्वारा इस्तेमाल किया गया था। लेकिन कॉपर के अगर हम उपकरण औजार अगर हम बनाए तो फ्लेक्सिबल इन नेचर हो जाएगा, ज्यादा कठोर नहीं होगा, वैसे करोगे मुड़ जाएगा। अब खेती करने के लिए तो मजबूत उपकरण चाहिए ना, क्योंकि खेत में, अब देखो खेती किया होगा आप लोगों, तो मुझे नहीं पता, मैंने तो किया है, आप लोगों में बहुत से लोगों ने किया होगा खेती। अगर तो देखना भूमि जो है बहुत ही क्या होती है, सख्त होती है। जब उसे हम क्या करते हैं, उस पर हल चलाते हैं। अगर फ्लेक्सिबल धातु हो, मजबूत धातु ना हो, तो क्या होगा, मुड़ जाएगा, टूट जाएगा। और चूंकि लोहा सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को पता नहीं थी, लोहा तो खैर चूंकि बहुत मजबूत होता है, लोहे के उपकरण, हथियार, औजार आपके खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। लेकिन चूंकि सभ्यता के लोगों को लोहे की जानकारी नहीं है, इनको जानकारी क्या है, तांबा, इनको जानकारी क्या है, टीन। इन्होंने कहा कि ठीक है, काम करते, दोनों को पिघला के मिला देते हैं। दोनों को पिघला करके कृत्रिम आर्टिफिशियल तौर पे एक नए धातु का निर्माण इन लोगों ने कर दिया, इसका नाम क्या है, कांसा। चूंकि इस कांसे का इस्तेमाल इन लोगों ने हर चीज के लिए व्यापक तौर पे इस्तेमाल किया। ठीक है, कुछ विद्वानों का मानना है कि व्यापक तौर पे नहीं किया गया था, लेकिन एक दो विद्वान जो मानते हैं कि व्यापक तौर पे किया गया था। कोई भी हो, इन लोगों ने कांसे को जन्म दिया। तो दिया तो क्या होगा, क्या बोल देंगे इसको हम, कांस्य युगीन सभ्यता बोल देंगे। ये कुछ सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य नाम थे, उस कॉन्सेप्ट को हमने समझा। आगे हम बात करते हैं अगले पे। अगर हम बात कर रहे हैं धातु की, तो जैसे अभी हम लोग देखा कि इन लोगों ने कांसा बनाने के लिए कॉपर और टीन का इस्तेमाल किया। तो ये सब चीज लाते कहां से थे, कहां मिलता था इनको, वो धातु इनको वो कहां से आयात करते थे? आयात मतलब लेके आते, निर्यात मतलब ट्रांसपोर्ट करना। कहां से लेके आते, कहां मिलता था इनको? तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट धातु और वो कहां मिलता था, लोकेशन, उसका मैं बताता हूं। एग्जाम में यहां पे पूछ लेता है, कई बार एग्जाम में तो मैच द फॉलोइंग दे देगा आपको, एक तरफ धातु दे देगा, एक तरफ जगह दे देगा, उसको जो मैच द फॉलोइंग कराना है आपको। जैसे हम चूंकि कॉपर को ही देख रहे थे, तो कॉपर की बात करते हैं, तांबा की, कि तांबा ये लोग कहां से इंपोर्ट करते थे? तो राजस्थान के खेतरी खदान से। कहां से? राजस्थान के खेतरी खदान से। और इससे प्रश्न बहुत बार पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट, वीवीआई लगा देना आप। दूसरा, टीन, जो तांबा में टीन डाल रहे हैं, ये कहां से? ईरान एंड अफगानिस्तान से। ईरान एंड अफगानिस्तान से। अच्छा, सिल्वर, चांदी, अगेन ईरान एंड अफगानिस्तान से। अच्छा, अगेन सोना, गोल्ड, गोल्ड तो पिक्चर बनी थी ना केजीएफ, कोलार गोल्ड माइंस, केजीएफ का हीरो यस। ठीक है, तो जो सोना है कहां से? कर्नाटक के कोलर खदान से। कर्नाटक के कोलर खदान से। अच्छा, लाजवर्द मणि, लाजवर्द मणि, लेपिस लोजली इंग्लिश में बोलते हैं, लेपिस लोजली इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ये कहां से लाते थे? तो बदखसा, बदखसा, अफगानिस्तान। ठीक है, 4 हो गए, 5 होगा, 6 था। गोमेद या पुखराज या सीप, ये कहां से लाते थे? गुजरात के सौराष्ट्र से। गुजरात के सौराष्ट्र से। शिलाजीत हिमालय से। लेड साउथ इंडिया से। सीसा साउथ इंडिया से। ये धातुओं का इस तरीके से आयात करते थे, जिसमें दो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन? आपके एग्जाम के लिए कॉपर, अगर वनडे एग्जाम की तैयारी करते तो कॉपर और गोल्ड को याद रखना। बाकी अगर बड़े लेवल का एग्जाम कर रहे हो तो ये सारी चीज आपको याद रखनी पड़ेगी।
ठीक है, तो यहां पे हमने देखा कि जो मेटल का ये इंपोर्ट कहां से करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का चारों दिशाओं में, यानी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, चारों दिशाओं में इस सभ्यता का विस्तार कहां कहां तक था। तो आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि यहां से प्रश्न बनते हैं। तो इस तरीके से मैं चारों डायरेक्शन को अगर लोकेट कर दूं, ऊपर लिख दूं नॉर्थ, इधर लिख दूं साउथ, इधर लिख दूं आपका ईस्ट, इसको लिख दूं मैं वेस्ट, 4 डायरेक्शन हो गए। NEW, न्यूज। ठीक है, न्यूज। अगर हम बात करें कि नॉर्थ डायरेक्शन में, उत्तर की अगर हम बात करें, तो यहां पे मिलता है सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल मांडा, जो पड़ता है जम्मू और कश्मीर में। और ये किस नदी पर पड़ेगा, तो चेनाब नदी। कौन सी नदी, चेनाब नदी। अगर हम बात करें ईस्ट की, पूरब दिशा में, इसे क्वेश्चन पूछा हुआ है तो याद रखेंगे आलमगीरपुर। आलमगीरपुर, क्या याद रखेंगे, आलमगीरपुर। कहां पड़ता है, यूपी में। यूपी में कौन सी जगह पे, मेरठ में। कहां पे, मेरठ में। ठीक है, और पूछे यहां पे कौन सी नदी, तो हिंडन नदी। कौन सी नदी, हिंडन नदी। कौन सी नदी, हिंडन नदी। पूछे साउथ में, तो याद रखना दैमाबाद। क्या याद रखोगे, दैमाबाद। कहां पड़ता है, महाराष्ट्र में। कहां पड़ता है, महाराष्ट्र में। अच्छा, ये किस नदी पर आता है, तो परवरा नदी। कौन सी नदी पे, परवरा नदी। कौन सी नदी, परवरा नदी। अच्छा, परवरा नदी जो है सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है, गोदावरी की सहायक नदी। किसकी सहायक नदी है, गोदावरी की। किसकी, गोदावरी नदी की सहायक नदी है। अगर हम बात करें वेस्ट की, तो याद रखेंगे सुतका गेंडोर। क्या याद रखेंगे, सुतका गेंडोर। क्या याद रखेंगे, सुतका गेंडोर। कहां पड़ता है, बलूचिस्तान में। कहां पड़ता है, बलूचिस्तान में। अच्छा, यहां की नदी की अगर हम बात करें, तो यहां पे जो नदी था उसको बोलते हैं दास्क नदी। कौन सी नदी, दास्क नदी। दास्क नदी। अच्छा, अगर हम बात करें वेस्ट से ईस्ट, पश्चिम से पूरब तक, ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, तो याद रखेंगे 1600 किलोमीटर। कितना, 1600 किलोमीटर। अच्छा, पूछे नॉर्थ से साउथ तक की टोटल डिस्टेंस क्या है, यानी कि मांडा से दैमाबाद तक की टोटल डिस्टेंस क्या है, 1400 किलोमीटर। कितना दोस्त, 1400 किलोमीटर। अच्छा, 2 फैक्ट को यहीं पर इंक्लूड कर लेते हैं। क्या, अगर पूछे कि सुतका गेंडोर, तो याद रखना सुतका गेंडोर जो है एक ट्रेडिंग पॉइंट है। कैसा पॉइंट है, ट्रेडिंग पॉइंट है, व्यापारिक केंद्र है, ट्रेडिंग पॉइंट है। यानी कि पॉइंट है जहां पे ट्रेड होता था, व्यापार होता था। तो पॉइंट पे दो जगहों के लोग आते थे। समझने का प्रयास करें, कौन कौन, एक हड़प्पा सभ्यता के लोग, एक हड़प्पा सभ्यता के लोग, और उसके बाद बेबीलोन। बेबीलोन, बेबीलोन वही इराक में पड़ता है जहां पे सिकंदर की मृत्यु हुई थी 323 ईसा पूर्व के आसपास। तो जो आपका ये सुतका गेंडोर दिख रहा है, ये ट्रेडिंग पॉइंट है। इस पॉइंट पे हड़प्पा के लोग अपनी चीजों को लेकर आते थे, बेबीलोन की चीज अपने लोगों की चीजों को लेकर आते थे। दोनों आपस में बार्टर सिस्टम के माध्यम से एक्सचेंज करते थे। अच्छा, दैमाबाद की अगर बात की जाए, तो दैमाबाद में एक जो है आपका रथ मिला है। ठीक है, कॉपर रथ, यानी कि तांबे का बना एक रथ, और एक हाथी और गैंडे की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। तो पूछा एक क्वेश्चन कि दैमाबाद में निश्चित से क्या मिला हुआ है, तो तांबे का रथ याद रखना, तांबे का रथ मिला है, कॉपर चैरियट मिला है, और स्टैच्यू ऑफ एलिफेंट राइनोसोर, हाथी गैंडे की मूर्ति प्राप्त हुई है यहां पे। और चारों स्थानों के जो नदी मैंने लिखा है, ये भी आपके इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा आपसे। नदी, सबसे गंदी नदी यहां पे हिंडन नदी है। ठीक है, तो ये था विस्तार, इस सभ्यता का विस्तार, एक्सटेंशन था चारों दिशाओं के अंदर, और मैंने चारों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। बढ़ते आगे। अब अभी तक हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता में इंट्रोडक्शन पार्ट को देखा। सभ्यता का विस्तार क्या, आकार क्या है, क्षेत्रफल क्या है, उसके नाम क्या है, कैसे खोजा गया, किस काल के अंतर्गत आता है, जानकारी कैसे प्राप्त होता है, फिर एएसआई का हिस्ट्री हम लोगों ने देखा। ये अभी तक इंट्रोडक्शन पार्ट था, यानी कि अभी हम लगभग 10% मान लेते हैं कि हम लोगों ने अभी तक जो है इस सब टॉपिक को कंप्लीट किया है। अभी 90% रेस्ट रह गया, शेष रह गया है। अब हम सेकंड पार्ट में एंट्री करते हैं, जो मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि सिंधु घाटी सभ्यता में 1400 स्थल प्रकाश में। अब देखो 1400 स्थल तो नहीं पढ़ पाएंगे हम लोग, लेकिन इतना जरूर पढ़ लेंगे जहां से आपका एग्जाम कवर हो जाए। यानी कि 18 से 20 महत्वपूर्ण स्थल जिसको सच में पढ़ा जाना चाहिए, जहां पे सच में वहां से क्वेश्चन पूछा हुआ है और पूछ सकता है। तो अब 18 से 20 स्थलों का पूर्ण रूप से विधिवत जो है गहराई में अध्ययन करेंगे।
इसीलिए हेडिंग है आपका क्या कि हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल। आइए इसको हम अध्ययन करते हैं। अच्छा, इस सभ्यता की सबसे पहले स्थल कौन सा ढूंढा गया? हड़प्पा। कौन सा? हड़प्पा। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। तो सबसे पहले हड़प्पा स्थल को ही हम पढ़ने का प्रयास करते हैं, गहराई से उसे समझने का, और वहां खुदाई से जो जो चीजें मिली है उसे आज के समाज से जोड़ करके ही पढ़ने का प्रयास करेंगे। तब आप पाएंगे कि सभ्यता कितनी अद्भुत, अकल्पनीय, विश्वसनीय थी। आइए, पहला हड़प्पा। पहला नंबर पे हड़प्पा। यानी कभी जब तक मैं ना बोलूं अगले स्थल के बारे में, तो जो भी मैं बातें बताऊंगा टोटल वो संबंध किससे होंगे? हड़प्पा से होंगे। तो हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया। किसने किया? दयाराम साहनी ने किया। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं। अच्छा, हड़प्पा का वर्तमान नाम क्या है? हड़प्पा का वर्तमान नाम तो एनसीईआरटी में लिखा है माउंट गोमरी। माउंट गोमरी, कहीं कहीं माउंट गोमरी भी लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये जो हड़प्पा है ये किस देश में स्थित है? किस कंट्री में स्थित है? पाकिस्तान में। कहां पे? अगर आज की बात की जाए तो पाकिस्तान में, लेकिन जिस समय की अगर हम पढ़ रहे हैं उससे पाकिस्तान और इंडिया दोनों तो एक ही थे, क्योंकि 1947 में पाकिस्तान अलग हुआ, तब जाकर एक अलग राष्ट्र बना, वो पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र बन गया, और हम एक जो है सॉवरेन और जो है सेकुलर राष्ट्र बने। अगर आज के हिसाब से बात करें तो ये हड़प्पा कहां पे पड़ेगा? किस देश से पड़ेगा? पाकिस्तान में पड़ेगा। अच्छा, देश हो गया, देश के बाद क्या होगा? राज्य होगा। तो पाकिस्तान के किस राज्य में पड़ता है? पंजाब राज्य में। किस राज्य में? पंजाब राज्य में। अब कहोगे सर पंजाब तो इंडिया में है, और पंजाब इंडिया में है तो फिर पाकिस्तान में कहां घूम रहा है? तो मेरे दोस्त, जब 1947 का डिवीजन हुआ, बंटवारा हुआ, तो जो आपका वेस्ट पंजाब है वो चला गया पाकिस्तान में, और जो ईस्ट पंजाब है वो आ गया इंडिया में। इसलिए जो पंजाब पाकिस्तान में जो आपका पंजाब का हिस्सा है उसे हम पंजाबी पाकिस्तानी के नाम से भी किताबों में कहीं कहीं आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद कौन से जिला में? पाकिस्तान के पंजाब राज्य के कौन से जिले में हड़प्पा स्थित है? तो साहिवाल जिला। कौन सा जिला? साहिवाल जिला। और लास्ट कि ये जो आपका हड़प्पा है, ठीक है, एक किस नदी के तट पर या घाटी में स्थित थी? तो नदी होगा रावी नदी। रावी नदी को जो है ऋग्वेद में परुषणी के नाम दिया गया है, रावी नदी। तो ये कुछ हड़प्पा की पहले डिटेल है। ये क्या है? आपका हड़प्पा का डिटेल है। 1921 में दयाराम साहनी ने खोजा, वर्तमान नाम माउंट गोमरी, देश पाकिस्तान पड़ता है, हड़प्पा राज्य पंजाब में पड़ता है, जिला साहिवाल में पड़ता है, नदी कौन सी है? रावी नदी है। रावी को जो है आपका ऋग्वेद में क्या बोलते हैं? परुषणी बोलते हैं, ठीक है। मैं बढ़ाऊंगा वैदिक संस्कृति तो उसमें आपको जो है वेदों में लिखे आपके नदियों के नाम को भी बताऊंगा, चिंता नहीं करेगा। फिलहाल जिस पे पढ़ रहे हैं उसको फोकस करने का प्रयास करते हैं, ठीक। अब जब इस जगह की हड़प्पा की खुदाई की गई, ठीक है, जब इस हड़प्पा की खुदाई की गई तो क्या क्या चीजें प्राप्त हुई? उससे तो बहुत चीज हुई, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो हम देखने का प्रयास करेंगे। तो इस जगह पे जब खुदाई की गई तो हमें बहुत सारी चीजें प्राप्त हुई, और उन चीजों का हम क्या करेंगे? अब जो है विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे और कहीं ना कहीं जोड़ने का भी प्रयास करेंगे आज के समाज के हिसाब से। आइए बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। ये साइन को आप देखें, इसे क्या बोलते हैं? स्वास्तिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वास्तिक बोलते हैं। ये आपके कहां से प्राप्त हो रहा है? हड़प्पा से। क्या स्वास्तिक का प्रचलन आज के समाज में भी एकदम ऐसे ही है? ठीक है, स्वास्तिक कैसे बनता है? ऐसे, ठीक है। और इमेज देख लो जो मिला वहां से, मैंने इमेज भी लगा दिया आपके लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए। सब तो इमेज नहीं लगा पाया, लेकिन जो जरूरी जरूरी उसका इमेज लगा रखा मैंने, ठीक है। स्वास्तिक है आपका। क्या स्वास्तिक का इस्तेमाल आज भी हमारे समाज में एकदम ऐसे ही एज इट इज डिट्टो किया जाता है? बिल्कुल किया जाता है। जैसे हम दिवाली कब मनाते हैं, हिंदुओं में जो दिवाली मनता है उस आप देखना उस दिन जो इसकी पूजा की जाती है दीवालों पर शायद लगाया जाता है, ठीक है। तो सोचो ये चीज मिला कहां पे? सिंधु घाटी सभ्यता में, और उसका इस्तेमाल आज तक होते चला आया है। लोग भले उस समय और उसमें के आगे आने वाली पीढ़ी भूल चुके हैं कि सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता, लेकिन उसके मूल और आदर्श लेके आगे बढ़ रहे थे, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी बढ़ रहे हैं, और आज तक 21वीं सदी तक हम आ चुके हैं। सोचो ये चीज जो है उस सभ्यता की देन है। अच्छा, क्वेश्चन पूछ ले अगर आपसे कि स्वास्तिक की पूजा किस देवता के लिए करते थे? सूर्य देवता के लिए। किस देवता के लिए? सूर्य देवता के लिए। अच्छा, अगला,
स्लेटी पत्थर की नृत्य मुद्रा में एक मूर्ति मिली है जिसकी तुलना एक नटराज से की जाती है। किसकी की जाती है? स्लेटी पत्थर से बनी एक मूर्ति मिली है जो डांसिंग फॉर्म में है, और उस मूर्ति के जो है उसको जो है तुलना किया जाता है किससे? नटराज से। नटराज की मूर्ति आप गूगल करना, आपको मिल जाएगा। बहुत फेमस नटराज की मूर्ति, आप जो साउथ इंडिया के चोल डायनेस्टी वगैरह पढ़ोगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नटराज की मूर्ति। तो नटराज आकृति की मूर्ति हमें कहां से प्राप्त होती है? हड़प्पा से होती है। हो सकता है आगे जो आपको साउथ इंडिया में जो है मिल रहा है नटराज की मूर्ति, इसी से इंस्पायर्ड हो। ठीक है, इसी से इंस्पायर्ड हो, बनाया गया हो। क्लियर है? ठीक। अगला तीसरे नंबर पे, गरुड़ देवता पैर से सांप को पकड़े हुए हैं। अब गरुड़, अच्छा आपने रामायण देखा होगा तो राम जी को जो लक्ष्मण क्या करता है? नागपाश चलाता है। मेघनाथ क्या करता है? नागपाश चलाता है। इसमें जो है राम जी और लक्ष्मण जी बंध जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। तो गरुड़ जी को बुलाया जाता है और गरुड़ जी क्या करते हैं? अपने जो है चोंच से उस सांपों को क्या करते हैं? अलग कर देते हैं। यानी सांपों को दूर भगाना है तो किस देवता की आराधना करनी होगी? गरुड़ की पूजा करनी होगी। और जो आकृति मिल रही है उसमें भी देखो क्या है कि गरुड़ जो है अपने पैरों से सांप को दबाए हुए हैं। क्या इंफॉर्मेशन में मिल रहा है आगे चल के? गरुड़ देवता किसके लिए पूजे जाए? तो सांपों को दूर, इनकी पूजा करोगे तो सांप जो है हमसे दूर रहेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं? नागपंचमी के दिन उनको दूध पिलाते हैं सांप को। अब सांप को दूध पचता ही नहीं है। ठीक है, सांप तो पानी तक नहीं पीता, दूध कहां से पी लेगा बेचारा वो। ठीक है, तो अलग साइंस में हम देखेंगे। ठीक है, चौथे नंबर पे काजल। काजल का भी प्रचलन इस सभ्यता के अंदर देखने को मिलता है। क्या ये चीजें आज के, अगर हम 10 साल 15 साल पहले जाएं या बचपन की अवस्था में लौटे, अगर हम बचपन की अवस्था में लौटते हैं तो आप देखना हमारी मां दशहरा पूजा के दिन जो है आंखों में के नीचे काजल लगा देती थी, क्योंकि ऐसी एक मान्यता थी हम बच्चों में। अब कितनी वास्तविकता नहीं पता। ऐसी एक मान्यता थी कि काजल लगाने से नजर नहीं लगता। और दशहरे के टाइम पे जो चुड़ैल और जो इस टाइप की मतलब जो निगेटिव एनर्जीज है वो क्या करती हैं? बच्चों को ज्यादा अपने वशीकरण में कर लेती है, वश में कर लेती हैं, और फिर वो सिद्धि करती है, बच्चों को बलि चढ़ा देती है। तो अगर आप आंख पे काजल लगाओगे तो चुड़ैल वो भी जो निगेटिव एनर्जी है वो आपको वश में नहीं कर पाएगी, नजर नहीं लगेगा, इसलिए लगा दो काला टीका। ये काला टीका का कॉन्सेप्ट सोच लो कहां से है? सिंधु घाटी सभ्यता से। मुहर पर एक नाव का चित्र मिला है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये लोग नाव से परिचित थे। ठीक है, ये लोग नाव से परिचित थे बिल्कुल। लोथल के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे वहां पे बंदरगाह देखने को मिलता है। ठीक है, और बंदरगाह है तो वहां पे नाव रुकेगी, और नाव ऐसी तो रुकेगी नहीं। नाव यानी कि इसका मतलब वो समुद्र में आएगा जाएगा तभी तो रुकेगी। ठीक है, तो नाव की जानकारी इनको थी, और आगे लोथल में इसको और अच्छे से डिस्कस करेंगे। श्रृंगार बॉक्स, वैनिटी बॉक्स, एक ऐसा बॉक्स जिसमें लड़कियों के सजने संवरने के सारी चीज, लिपस्टिक, चूड़ी और फेशियल जो भी मतलब होता है सारी चीजें उस एक बॉक्स के अंदर आ जाता है। या बहुत सारे आपने शादियां बचपन में देखी होंगी कि जब लड़की की शादी हो रही है तो उसके घर वालों ने या उस लड़की ने स्वयं अपनी इच्छा से मतलब एकराजी से ही उसने एक गुलाबी कलर का या रेड कलर का एक बॉक्स खरीद के लाती थी। उसके अंदर उसके पूरी सामान मतलब सजने संवरने की सामान होती थी। ये कॉन्सेप्ट आज मैंने देखा है, अपने बचपन में देखा है। अब तो शायद ट्रेंड नहीं है क्योंकि जो गांव में बहुत गया नहीं है और गांव की शादी बहुत दिनों से देखी नहीं है। ठीक है, सूरी सारी पढ़ाई दिल्ली से हुई, ग्रेजुएशन वहां से हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी से। फिर उसके बाद जो पढ़ाने में लगे क्योंकि मेरा प्रोफेशन था पढ़ाने का, अच्छा लगता है मुझे पढ़ाते वक्त। ठीक है, तो इसलिए मैंने चुन लिया कि मुझे पूरे जीवन जो एक शिक्षक बन के ही रहना है। तो फिर इधर ही रह गया सफर में, गांव में शादी ज्यादा। लेकिन हाँ, बचपन में हम लोगों ने देखा है कि जब लड़की की शादी होती थी तो अपने साथ वो वैनिटी बॉक्स जो था वो अपने साथ जो है ले जाती थी अपने पति के घर, ताकि जो है वो अपना पुत पात के मतलब माहौल बना के रखे। ये चीज जो है आपको सिंधु घाटी सभ्यता में भी देखने को मिल रही है। यानी कि सजने संवरने का जो कॉन्सेप्ट है वो आज का नया कॉन्सेप्ट नहीं है। इट कम्स फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये सिंधु घाटी सभ्यता से चलती आ रही है। जी हाँ, सिर्फ महिलाएं ही नहीं सजने संवरने विश्वास करती थी, पुरुष भी जो है हार पहनते थे। ठीक है, पुरुष भी जो अपने केसों को बढ़िया से एकदम अच्छे से जो है सज्जा करते थे। ठीक है, कंघी करते थे। ठीक है, ये सारी चीजों का प्रमाण मिला है। शंख का बना एक बैल मिला है। बैल, और बैल की जो मूर्ति बनी है किससे बनी है? शंख से बना है। ठीक है, आगे 8वें नंबर पे हड़प्पा से 12 अन्नागार, धान्यागार या धान्य कोठार
ये देखो अन्नागार हो गया, चाहे धान्यागार हो गया, चाहे धान्य कोठार, तीनों जो शब्द है एक ही है, जिसको इंग्लिश में ग्रैनरी कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्रैनरी कहते हैं। तीनों का मतलब एक ही होगा। तो क्या कह रहा है कि हड़प्पा से 12 धान्यागार या जो है आपके ग्रैनरी मिले हैं, जो 2 पंक्तियों में 6-6 के रो में है। एक 2 पंक्ति, एक पे 6, दूसरे पे 6, दोनों को जोड़ो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अच्छा, अन्नागार होता क्या है? तो चलो मैं आपको अपने गांव लेके चलता हूं। आप सभी लोग अपने गांव के घर में जाएं, याद करें। अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो, शहर से बिलोंग करते हैं तभी समझा दूंगा, चिंता नहीं करने का। अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो अपने गांव के घर में जाएं और देखें कि आपकी गांव के घर में एक कमरा मिलेगा। उस कमरे में आप देखना कि जो है मिट्टी से, ठीक है, 4 फुट, 4.5 फुट या मैक्सिमम 5 फुट का भी हो सकता है, ठीक है, मिट्टी का गोलाकार आकार का जो है आपको एक पात्र देखने को मिलेगा। और 2-3 ऐसे देखने को मिलेगा, हर घर में अलग, किसी में 2, किसी के घर में 1 भी मिल सकता है, किसी के घर में 4 भी मिल सकता है। मेरे घर में 1, 2, 3, 4 है, अभी भी है, अभी भी है। तो जो मिट्टी का वो जो आप जो गोल घनाकार देख रहे हो आप, उस किसी के अंदर चावल रहेगा, किसी के अंदर जो है आपका गेहूं रहेगा, आटा रहेगा, इस तरीके से रख, यानी कि अनाज को स्टोर करके रखने के लिए वो मिट्टी का जो बर्तन बनाया, मिट्टी का जो पात्र बनाया जाता था, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रैनरी बोलते हैं, अन्नागार बोलते हैं, धान्यागार बोलते हैं, धान्य कोठार बोलते हैं। वो चीज आज भी मेरे गांव में है। अच्छा, शहर की बात रही। अब शहर में लोग ने भाई 2 BHK 3 BHK अच्छा फ्लैट, इतने महंगे फ्लैट खरीद रखे हैं वो लोग, तो अपने घर में मिट्टी वाला तो नहीं लाएंगे। तो क्या करेंगे? स्टील का छोटे छोटे बॉक्स, 10 केजी का, 15 केजी का, 20 केजी का स्टील का बॉक्स लाएंगे। एक के अंदर दाल रखेंगे, एक के अंदर चीनी रखेंगे, एक के अंदर चावल रखेंगे, एक के अंदर जो है जो भी अपना चीज किचन का रखते रहेंगे। उसी को समझ लो आप धान्यागार। तो यहां पे क्या कि एक प्लेटफॉर्म पे 6 है आपके, 1 2 3 4 5 6, और दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी कितना है? 1 2 3 4 5 6, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और यहां से गेहूं, और यानी कि ये जो प्लेटफॉर्म है, ये जो आपका चबूतरा है, यहां पे कुछ अनाज मिले हुए हैं, और ये कोई अनाज गेहूं का और जौ का, गेहूं और जौ का। तो इस प्लेटफॉर्म से, इस चबूतरे से वहां पे कुछ अनाज मिले हैं, फिर उसका अनाज का जो है साक्ष्य मिला है गेहूं और जौ का। तो गेहूं और जौ का साक्ष्य जो है यहां से, इस चबूतरे से हमें प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं कि गेहूं इस समाज के लोग जो है इस्तेमाल करते थे, जो है खाद्य पदार्थ के रूप में, जौ का भी इस्तेमाल करते थे खाद्य पदार्थ के रूप में। ठीक है, आगे 18 वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं। चबूतरे वृत्ताकार, गांव में देखा होगा ना, एक चौपाल होती है जहां पे बहुत सारे शाम के लोग बैठ जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, और एक दूसरे की जो है क्या करेंगे, जो है खिल्ली उड़ाएंगे, मजे करेंगे, 1-2 घंटा वहां पर रहेंगे, फिर शाम हो जाएगा और फिर अपने घर खा के सो जाएंगे। ये जो चबूतरे बने होते हैं, ये 18 चबूतरे आपके हड़प्पा से मिले हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं तांबे का पैमाना, स्केल। तो स्केल जो मिला, पैमाना जो मिला है वो तांबे का मिला है। सोने के मनके वाले हार मिले हैं। 27 लेखायुक्त मोहरे प्राप्त हुई हैं। लेखायुक्त मतलब जो है, मतलब इंस्क्राइब्ड सील्स बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो 27 ऐसे अक्षर मिले हैं, मतलब जो लिखा गया आज तक हमें पता ही नहीं चला, तो मैं क्या बताऊं आपको, बस इतना जान लो 27 लेखायुक्त जो है आपके क्या मिले हैं, मोहरे प्राप्त हुई हैं। ठीक है, 7 घनाकार पासे प्राप्त हुए हैं, 7 घनाकार। ठीक है, क्यूबिक डाइस फाउंड हुए हैं। आगे चल के आप देखना चेस का भी प्रमाण मिलेगा। ठीक है, अगला, एक मुहर में स्त्री को उल्टा दिखाया गया है, और उस स्त्री के इम्ब्रो से या फोटस से या भ्रूण से या योनि से एक पौधा निकला हुआ है। ठीक है, उल्टा दिखाया गया है, और इसके योनि से एक पौधा निकला हुआ है, और इस को संज्ञा दिया गया इतिहासकारों और विद्वानों द्वारा क्या, कि उर्वरता की देवी है। किस चीज की देवी है? उर्वरता की देवी है, क्योंकि भ्रूण वो जगह है जहां पे जीवन का विकास होता है, जहां से हम सभी का विकास हुआ है। और चूंकि ये जो है इनके भ्रूण से पौधा निकला है, तो ऐसा मान लिया गया क्या, कि उर्वरता की देवी है। किस चीज की देवी है? उर्वरता की देवी। और इन्हीं को आगे चल करके कहा गया कि संभवतः यह पृथ्वी देवी भी है। तो 2 नाम इनको दिया गया। क्या क्या नाम दिया गया? उर्वरता की देवी, और संभवतः इनको क्या कहा गया? पृथ्वी देवी कहा गया। और ये जो है मोहर कहां से प्राप्त हुआ है? आपका हड़प्पा से हुआ। कहां से हुआ है? हड़प्पा से हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
हड़प्पा से 54 कलश सावधान प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ मानव अस्थियां। कलश सावधान समझते हो? जैसे किसी को आपने क्या कर दिया, जला दिया, जलाने के बाद जो अवशेष बच गए उसे कलश में डाल दिया, होता है हिंदू धर्म में, ठीक है, फिर उसे ऊपर से बांध दिया। तो ऐसे 54 कलश प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ में मानव अस्थियां भी हैं, वो मानव अस्थियां भी हमें प्राप्त है। तो इससे हमें पता चलता है कि उस समय की जो अंत्येष्टि संस्कार था, 16 संस्कार होते हैं, 16 में सबसे अंतिम जो संस्कार होता है वो अंत्येष्टि संस्कार होता है। तो जो अंतिम संस्कार था वो आपका अंत्येष्टि संस्कार, ठीक है, यानी कि इससे हमें उस संस्कार के बारे में पता चलता था कि ये लोग जो है मतलब जलाते थे और जलाने के बाद फिर जो है क्या करते थे, घड़े जो है कलश में डाल करके रख देते थे। हड़प्पा से 20 संपूर्ण खोपड़ियां मिली हैं जो किसी नरसंहार की ओर इशारा करती हैं। हड़प्पा के दक्षिण में, ठीक है, 20 खोपड़ियां मिली हुई हैं। और ऐसा विद्वानों का मानना है कि यहां पे कोई नरसंहार हुआ था, शायद कोई विदेशी लोग आकर के मार के चले गए, या आपस में किसी मुद्दे पे ये लड़ करके जो आपस में एक दूसरे को काट मार दिए, ठीक है। नरसंहार का जो है हमें सारा मिलता है, ठीक है, कंप्लीट स्कल मिलता है। हड़प्पा से 15 कमरों वाला एक श्रमिक आवास प्राप्त हुआ है, 15 कमरों वाला। देखो सिंधु घाटी सभ्यता में एक मंजिला मकान में मिला है, द्विमंजिला आकार मिला, क्योंकि सीढ़ी मिला है तो पता चला कि सीढ़ी क्यों होता है, ऊपर चढ़ने के लिए, ठीक है। तो एक मंजिला, 2 मंजिले भवन का भी हमें जो है साक्ष्य प्राप्त होता है सिंधु घाटी सभ्यता में। तो हड़प्पा से 15, 10, 5, 15 श्रमिकों के रहने के लिए आवास की व्यवस्था की गई थी। और यहां पे 16 भट्टियां पाई गई हैं। कितनी भट्टियां? 16 भट्टियां। और 16 अच्छा, भट्टी में क्या होता है? किसी धातु को गलाने का काम, नई धातु बनाने का काम, या अलग अलग उपकरण बनाने का काम होता है। तो 15 आपके जो है श्रमिक आवास मिले हैं, और इनकी ठीक दूरी पे जो 15 भट्टियां मिली है, जहां पे तांबे गलाने, पिघलाने, बनाने का जो है सिस्टम था। क्लियर है यहां पे? ठीक। ठोस पहियों वाली छतरी युक्त तांबे की इक्का गाड़ी, तांबे की इक्का गाड़ी मिली है। ठोस पहियों वाली, सॉलिड व्हील्स, ठीक है, छतरी युक्त। देखो आपने जब रामायण महाभारत देखा होगा तो रथ में जो छतरी लगी रहती है, ठीक है। तो ठोस पहियों युक्त छतरी लगी हुई एक तांबे धातु की क्या बनाई गई है? इक्का गाड़ी बनाई गई है। अच्छा, इक्का गाड़ी बनाई तो इसका मतलब अगर वो मूर्ति मिली है, मूर्ति ही मिली है, तो इसका मतलब इक्का गाड़ी से ये परिचलित है। तो जी हाँ, बिल्कुल, ट्रांसपोर्ट के लिए किस चीज का इस्तेमाल करते थे? इक्का गाड़ी का, ठीक है। स्टार्टिंग में कुछ देर पहले मैंने आपसे कहा था कि घोड़े का साक्ष्य हमें लिमिटेड जगहों से मिला सिंधु घाटी सभ्यता में। अगर इनको घोड़े की जानकारी थी भी तो ये जानकारी नहीं थी कि जो है मतलब घोड़े का विशेष तौर पर इस्तेमाल करना ये सभ्यता के लोग नहीं जानते थे। इसीलिए ये इनसे हटाओ, क्या काम है, बस खाली गुजरात के जो है सुरकोटदा से, ठीक है, आपको जो है घोड़ों के अस्थि पंजर मिलते हैं, ठीक है। चमड़े की एक बेल्ट मिली है हड़प्पा से। कान से दर्पण, मतलब अपने चेहरे को भी देखने का काम करते थे। अब देखेगी तभी तो लड़की वो लगाएगी ना, जो उसके श्रृंगार बॉक्स के अंदर, वैनिटी बॉक्स के अंदर है, ठीक है, तभी तो प्रॉपर जगह मिलेगा कहाँ पोतना है, ठीक है। तो कान से को क्या किया इन लोगों ने? घीस करके, पॉलिश करके, बढ़िया से एकदम चिकना मार दिया, और उसी को दे करके अपना जो है सजने संवरने का काम करते थे, ठीक है। मछुआरे का चित्र मिला है। अगर मछुआरे का चित्र मिला तो इसका मतलब कि सभ्यता के लोग मछली वगैरह मारते थे। बिल्कुल, इस सभ्यता के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही थे, ठीक है। मछुआरे क्या काम करेगा? मछली मारने का काम करेगा। मछली क्यों मारेगा? पूजा करने को तो मारेगा नहीं, ठीक है, मार करके उसे खाने काम करेगा, ठीक है। तो अगर ये मछुआरे का चित्र मिला तो इसका मतलब सभ्यता के लोग मांसाहारी भी थे। देखो इस तरीके से हमने क्या कहा था शुरू में, स्टार्टिंग में, याद है आप लोगों को? सभ्यता कल्पनाओं की सभ्यता है। यहाँ पे जो मिली हुई चीजें हैं उससे आपको कल्पना करना है और इस तथ्य को जोड़ना और इतिहास का निर्माण करना है। इज दैट क्लियर टू यू गाइस? ओके, नाउ मूव टू द 22 पॉइंट्स। शिवलिंग, शिवलिंग का साक्ष्य मिला है। जी हाँ, इस सभ्यता में लिंग और योनि पूजा के साक्ष्य मिले, जिससे आर्य जब आते हैं, आर्य जब आए तो उन्होंने कहा कि भारत के लोग बहुत ही बर्बर होते हैं, यहाँ के लोग जो है लिंग पूजक है, ठीक है। तो बिल्कुल हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता में लिंग पूजा और योनि पूजा प्रचलित थी, जिसे हम शिवलिंग और आगे चल के फिर महादेव से हम जोड़ेंगे, ठीक है। गांधी जी के 3 बंदर। अच्छा, गांधी जी के 3 बंदर कौन कौन से? तो बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, ये गांधी जी के 3 बंदर एक चलता आ रहा है, ठीक है। तो क्या हड़प्पा में गांधी जी के 3 बंदर के जैसे ही 3 आकृतियां मिली हुई हैं? क्या मिली हुई हैं? 3 आकृतियां मिली हुई हैं, जो एक लकड़ी से बनाया गया है तथा एक माला में, ठीक है, पिरोया गया है, ठीक है, जिसमें आकृतियां क्या है? आंख, कान तथा मुंह। और वो आकृति क्या है? आंख, नाक, कान, मुंह क्या ढके हुए हैं।
तो जो आकृति आंख का, कान का, मुंह का आकृति मिला वो ढका हुआ है और वो लकड़ी का बनाया गया और एक माले में पिरोया गया है और वो ढका हुआ है। तो आंख है तो ढका हुआ है, यानी कि मतलब गांधी जी ने क्या कहा था, बुरा मत देखा। दूसरा क्या, कान भी ढका है यानी कि बुरा मत सुनो, गांधी जी ने बोला था। मुंह पे ढका हुआ है यानी कि बुरा मत बोलो, गांधी जी ने कहा था। तो गांधी जी के 3 बंदर के समान हमें जो है यहाँ पे एक जो है माला देखने को मिलता है, उसके अंदर ये विशेषता पाई जा रही है। ठीक है। 24 नंबर, किलेबंद टीले को ए भी नाम दिया गया है। किलाबंद का मतलब क्या होता है कि राजा जो है एक महल में रहता था। राजा रानी जो उसमें एंशिएंट दौर में जो राजा रानी रहते थे वो अपने लिए एक किला, भव्य महल का निर्माण करते थे और इस किले को जब चारों तरफ से मोटी और ऊंची दीवारों से घेर देते थे, मोटी और ऊंची दीवारों से घेर देते थे और आगे एक एंट्रेंस गेट होता था इन और एग्जिट और आउट के लिए, ठीक है, निकलने और आने के लिए। तो ये पूरी संपूर्ण जो है आपकी ये किला जो आप देख रहे हो महल को चारों तरफ से जो घेरा गया है, इसको क्या बोलेंगे, सुरक्षा दीवार बोलेंगे और इसी सुरक्षा दीवार को हम क्या बोलेंगे, किलाबंद बोलेंगे। तो हड़प्पा में जो ऊंचा वाला टीला है, ऊंचा वाला आगे हम देखेंगे, ऊंचा टीला और नीचा टीला हम देखेंगे, लोअर इन एलिवेशन और साइटाडेल को हम देखेंगे। तो जो एक टीले पर, ठीक है, किलाबंद जो टीला मिला है इसका नाम रखा गया, ए बी नाम रखा गया। क्या नाम रखा गया, ए बी नाम रखा गया। अच्छा, बात करते 25 की, 25वें पॉइंट पे, हड़प्पा की मोहर पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। एक श्रृंगी मतलब वन हॉर्न्ड यूनिकॉर्न, ऐसा पशु जिसका एक ही सिंग है। ठीक है, और क्या लिखा है, हड़प्पा की मोहर पर सबसे अधिक इसी पशु की आकृति को देखने को मिलता है। अच्छा, आपने पिक्चर मोहनजोदड़ो देखी होगी, तो लास्ट में ऋतिक रोशन जब बाढ़ से कुछ लोगों को बचा लेता है तो ऋतिक रोशन देखना पिक्चर में लास्ट बैठा रहता है, ठीक है, और जब आंखें से खोल के सामने देखता है तो उसे एक जानवर दिखाई दे, पिक्चर में जाके देखना, उस सामने एक जानवर दिखाई देता है और उस जानवर के एक ही सींग थे। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में जानवरों में सबसे पूजनीय जो आपके जानवर थे, देवता थे, वो कौन थे, एक श्रृंगी पशु। इसीलिए, ठीक है, क्योंकि इनका अंकन भी सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलता है। तो चूंकि इस जानवर का अंकन हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, तो जब कोई चीज विशेष रूप से अत्यधिक मात्रा मिलती है तो उसकी विशेषता समाज के अंदर विद्यमान होती है। इज दैट क्लियर टू यू गाइज? ओके। 26, हड़प्पा से 2 प्रमुख कब्रिस्तान मिले हैं। हड़प्पा से 2 प्रमुख कब्रिस्तान मिले हैं। एक का नाम है R37, क्या नाम है, कब्रिस्तान R37, और दूसरे का नाम है, एक का नाम क्या है, कब्रिस्तान R37 और दूसरे का नाम है कब्रिस्तान H। जो कब्रिस्तान R37 है, हालांकि नाम जो मतलब खुदाई की जाती है ना, जगहों की जब खुदाई की जाती है तो वहां बहुत सारे चीज मिलते हैं, तो उनका जो है ना, उसे जो चीज मिल रहा है उसका जो है नामकरण किया जाता है। जैसे अभी हमने देखा कि जो किलाबंद टीला था उसका ए बी नाम दिया गया, ठीक है, यानी कि फोर्टिफाइड जो था आपके माउंट थे उसको ए बी नाम दिया गया। तो कब्रिस्तान का नाम क्या दिया गया, R37 दिया गया। एक कब्रिस्तान का नाम कब्रिस्तान H दिया गया। ठीक है, तो ये जो R37 कब्रिस्तान है, याद रखना कि सिंधु काल के से संबंधित कब्रिस्तान है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जिस तरीके से अपने जो मृतक लोग थे उनको दफनाने का, दाह संस्कार का काम करते थे, वो जो है वो एक जगह है, ठीक है, उस कब्रिस्तान है। उस कब्रिस्तान का नाम क्या रखा गया विद्वानों द्वारा, R37 रखा गया। तो यानी क्वेश्चन पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन सा कब्रिस्तान है जो सिंधु घाटी हड़प्पा नामक स्थल से संबंध रखता है, हड़प्पा नामक स्थल संबंध रखता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, R37 हो जाएगा। लेकिन बात अगर करें कब्रिस्तान H की, तो यह जो है आपके हड़प्पा काल से संबंध नहीं रखता, हड़प्पा काल से संबंध नहीं रखता, क्योंकि यहां पे एक लकड़ी का ताबूत मिला है। कहोगे ताबूत क्या होता है, तो ये देखा होगा अपने क्रिश्चियन धर्म में कि जब वो मर जाते हैं तो क्या किया जाता है, वो मरने के बाद उनको एक लकड़ी के बॉक्स में रख देते हैं, ठीक है, और फिर लकड़ी के बॉक्स ऊपर से बंद करके दफना देते हैं। तो जो लकड़ी के जो बॉक्स है ना, जिसके अंदर किसी मृत व्यक्ति को दफनाया जा रहा है, उसी को कफिन बरियल कहते हैं, कफिन बरियल बोलते हैं, हिंदी में उसको ताबूत बोलते हैं। उस ताबूत के अंदर एक जो है कंकाल मिला है, कहां से, कब्रिस्तान H से। जब उसका जो परीक्षण किया गया साइंटिफिक तरीके से, तो पाया गया कि एक विदेशी का था। क्या था, एक विदेशी का था। तो चूंकि इस कब्रिस्तान में जो 100 मिला है वो विदेशियों का है, इसलिए माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता से ये आपका संबंध कब्रिस्तान R संबंध नहीं रखता है। ठीक है, लास्ट पॉइंट, कब्रिस्तान के R37 कब्रिस्तान में दीपक एक कंगन और दाहिने हाथ की उंगली में तांबे की अंगूठी मिली हुई है। देखो, ये चीज मैं आगे चल के अब आपको और अच्छे से समझाऊंगा कि जो मृतकों को दफनाने के 3 तरीके थे।
ठीक है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो मृतक जो मर जाते थे उनको दफनाने के 3 तरीका थे। एक को बोलते हैं पूर्ण समाधिकरण, दूसरे को बोलते हैं आंशिक समाधिकरण और तीसरे को बोलते हैं दाह संस्कार। ठीक है, ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा तीनों के पैटर्न क्या था। ठीक है, तो इसमें जो जब ये संस्कार किया जाता था, ठीक है, जब ये संस्कार किया जाता था, जैसे पूर्ण संस्कार की अगर हम बात करें तो जब किया जाता था तो उस व्यक्ति का जो सर है ना नॉर्थ की तरफ होता था और जो पैर है आपका साउथ की तरफ। हालांकि इसके अपवाद मिले हैं कि कई जगहों पर जो है पूरब की तरफ आपका सर है, पश्चिम की तरफ आपका पैर है, लेकिन जनरल की अगर हम बात करें तो पूर्ण समाधिकरण में सर जो है नॉर्थ की तरफ और जो है आपका पैर जो है साउथ की तरफ, फिर हाथों को जो है पीछे इसे घुमा देते थे। ठीक है, मृतक के हाथ को पीछे घुमा देते और जो पैर है उसको घुटने से मोड़ देते थे, पैर जो है ना उसे जो है घुटने से मोड़ देते थे और फिर पास में दर्पण रख देते थे, आभूषण रख देते थे, फिर जो है वहां पे मतलब वो ऐसी चीजें जो एक जीवन जीने के लिए आवश्यक होता, उन चीजों को वहां पे रख करके और उसको जो है क्या करते थे, दफना देते थे। इससे पारलौकिक जीवन की पुष्टि होती है। इससे क्या होती है, पारलौकिक जीवन की पुष्टि होती है। पारलौकिक जीवन का मतलब कि जो है एक्स्ट्रा टेरिस्टेरियल लाइफ में विश्वास करते थे, यानी आप कह सकते हैं दूसरी भाषा में, सिंपल भाषा में कि दे बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर डेथ, यानी कि मृत्यु के बाद जो एक जीवन होता है उसमें ये लोग विश्वास करते थे। उनका मानना था कि यहां तो ये आदमी मर गया लेकिन मरने के बाद शायद दूसरे गोला पर जाएगा, वो गोला नहीं जहां समीर खान जो उतरा था, लैंड किया था। ठीक है, लेकिन ऐसा गोला है जहां पे चला जाएगा, वहां पे जब जाएगा तो चूंकि जब जाएगा तो भाई जीवन जीने के लिए जो आवश्यक चीजें हैं उसके बगल में रखा है उसका इस्तेमाल कर लेगा। देखो ये बिलीव होता है, इस मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ठीक है, अपने अपने बिलीफ सिस्टम होते हैं सभी धर्मों के, रिलीजन के, अपनी अपनी सभ्यता के, अपनी संस्कृति का, हमें जान करके, ठीक है, हमें जानना चाहिए इन सारी चीजों को। और बहुत सारे ताबीज मिले हैं, बहुत सारे एमुलेट्स, एमुलेट्स मतलब ताबीज होता है। अच्छा, हम ताबीज लोग, बहुत सारे लोग ताबीज बांधते हैं, मैं तो कुछ नहीं पहनता, कुछ भी देख लो। बहुत सारे लोग ताबीज पहनते हैं, और ताबीज हम क्यों पहनते हैं, जब कोई ओझा गुनी या फिर कोई साधु महात्मा दे देता है कि लो भाई इससे तो नेगेटिव एनर्जी दूर रहेगी, तुम्हारे जीवन में जो है अच्छे होंगे, ऐसे ऐसे लगभग 2000 एमुलेट्स जो है आपके पाए गए हैं, 2000 जो है आपके ताबीज पाए गए। तो इससे क्या पता चलता है, तो इससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में शायद इविल फोर्सेस यानी कि भूत प्रेतवाद में भी लोग विश्वास करते थे। अच्छा, पारलौकिक जीवन का तो पता चलेगा, भूत प्रेत का ही पता चला गया। ठीक है, तो अगले क्लास में हम जो है इसके बाद यानी कि मोहनजोदाड़ो को, फिर जो है चहुदड़ो को, लोथल को, धौलावीरा को, कालीबंगा को, रोपड़ को, इन सभी स्थलों के बारे में, आलमगीरपुर में क्या मिला, इन सभी चीजों को हम देखेंगे क्या क्या मिला। उसके बाद फिर हम जो है सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिकता को पढ़ेंगे, फिर सिंधु घाटी सभ्यता के पॉलिटिकल सिस्टम को पढ़ेंगे, फिर सिंधु घाटी सभ्यता के आपके रिलीजियस सिस्टम को पढ़ेंगे, कल्चरल सिस्टम को पढ़ेंगे, ठीक है, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स को पढ़ेंगे, फिर सभ्यता के पतन पर हम चर्चा करेंगे, पतन के पीछे किन किन विद्वानों ने क्या क्या राय दिया है। लास्ट चीज एक और, बस इसके साथ जो आज की क्लास को समाप्त किया जाता है, लास्ट चीज जो है उसके बाद जो इस क्लास को हम समाप्त करते हैं कि अगर बात करें कि जो हड़प्पा है उसकी जो है सर्वप्रथम खोज किसने किया था, दयाराम साहनी ने। कब किया था, 1921 में किया था। ठीक है, 1921 में खुदाई दयाराम साहनी ने किया। उसके बाद 1926 में हड़प्पा का ही माधव स्वरूप वत्स ने उत्खनन किया। फिर 1946 में मार्टिन व्हीलर ने ही हड़प्पा का फिर से जो है खुदाई किया। यानी कि एक ही जगह पे आपको अलग अलग हिस्टोरियन या विद्वान या रिसर्चर आपको देखने को मिलेंगे जो क्या कर रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं। ठीक है, और याद रखें क्या कि हड़प्पा जो है ना एक ग्रामीण मतलब हड़प्पा जो महानगर है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो हो गया, चाहुदड़ो हो गया, ये जो आपके महानगर हैं, ये पहले ग्रामीण संस्कृति यहां पे हुआ करती थी। ठीक है, ग्रामीण संस्कृति, लेकिन ग्रामीण संस्कृति वो जो था वो धीरे धीरे विकसित होते 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 जो है शहरों का, जैसे मान लो आपका गांव है और गांव में अंबानी जी ने कहा कि जो है अब हम क्या करेंगे, वहां पे फैक्ट्री डालेंगे, प्लांट डालेंगे। आप लोग खुश हो, वाह यहाँ पे गांव में जो फैक्ट्री आएगी, प्लांट आएगी तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा तो लोगों को जो है उसे सैलरी मिलेगी तो अच्छे जीवन को जिएंगे, अच्छे जीवन को जिएंगे तो फिर जो है तो मार्केट जाना शुरू करेंगे, फिर धीरे धीरे वहीं पे मार्केट लगना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे आप देखना, धीरे धीरे आपका गांव जो है क्या होगा, पूर्ण रूप से विकसित हो जाएगा। बाहर के बहुत सारे लोग आएंगे वहां पे रहने के लिए, तो आप रेंट पे अपना रूम लगा दोगे, फिर आपको जो है अच्छी एक आमदनी होने लगेगा, प्रॉफिट जो आपको प्रॉफिट मिलने लगेगा। धीरे धीरे आप जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना शुरू करेंगे, वहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी होना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे आपका गांव शहर बन जाएगा। वैसे ही
ग्रामीण संस्कृतियां थी जिन्होंने आगे चल करके महानगरों का महानगर वहां पे विकसित कर दिया। अगर पूछे कि जो ये हड़प्पा था, ठीक है, वो कौन सी संस्कृति, ग्रामीण संस्कृति से महानगर की ओर विकसित हुआ, ठीक है, तो बाड़ा संस्कृति। क्या याद रखेंगे? बाड़ा संस्कृति। और इसी ग्रामीण संस्कृति ने हड़प्पा जैसी महानगरीय संस्कृति को जन्म दिया। दिस रूरल कल्चर गेव बर्थ टू द अर्बन कल्चर ऑफ हड़प्पा। और कौन कौन वो विद्वान हैं जो इस मत के समर्थक हैं कि पहले वो एक ग्रामीण संस्कृति थी, बड़ा संस्कृति, ग्रामीण संस्कृति थी, धीरे धीरे उसी पे जो है हड़प्पा खड़ा हो गया महानगर के तौर पे। तो इस विचार के जो समर्थक हैं वो है आपके अमलानंद घोष, दूसरा आपके जगपति जोशी, तीसरे आपके अलचिन बंधु जिसमें आपका रेमंड और जो है रेमंड और ब्रिजेट आएंगे, और चौथे धर्मपाल अग्रवाल। ये आपके इसके विचारधारा के विचारक हैं। तो आज की क्लास को हम यहाँ पे साथ करते, गले भी थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो आज की क्लास को हम एंड करते हैं। अभी अगर मैं आपको जनरल पूछो कि अभी हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को कितना % हम कंप्लीट कर पाए हैं, तो मैं आपको कहूंगा कि अभी जो है हम लोगों ने मान के चलो 20 से 25% हम लोगों ने इस सभ्यता को कवर किया है। ठीक है, अगली क्लास में बाकी मिलते हैं, तब तक के लिए ठीक है, जय हिंद, शुभ रात्रि।